या वो होता है, या कल शायद संकेत जी बोल रहे थे एच एच ग्रुप होता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, मैंने पढ़ा इसके बारे में बेटा। गुड क्वेश्चन संकेत। एच एच जो ब्लड ग्रुप होता है बेटा, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है जी। हेलो एवरीवन। एंड एक्चुअली दिस इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सॉरी यूनिवर्सल डोनर। इसका खून तो आप बिना कुछ चेक किए चढ़ा सकते हो किसी को, पर ये वाला बंदा जो होगा जिसका एच एच ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, बहुत रेयर होता है बेटा। बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन के कारण ये ब्लड ग्रुप बनता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका रेड ब्लड सेल होता है उसमें ना तो ए होता है, ना बी होता है, ना कोई इसमें एंटीजन नहीं होता। तो ये आपको लगना चाहिए ओ की तरह, बट ओ भी नहीं है। इसमें एक स्पेसिफिक एंटीजन एक और होता है। एंटीजन मतलब एक और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो इसको ओ से डिफरेंट करता है, ओ से डिफरेंट करता है। ठीक है जी, बस यही आपको याद रखने की जरूरत है। ये ओ का ही सब ग्रुप भी माना जाता है, ओ का ही एक सब ग्रुप फर्दर माना जाता है, लेकिन एक्चुअली सही मायने में यूनिवर्सल डोनर ये होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने इसको अच्छे से रिसर्च नहीं किया है, तो इसको बहुत कम, क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर होता है ये। इट इज 1 in 4 million, यानी कि एक केस मिलता है आपको 40 लाख में से कभी एक पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो इट इज क्वाइट रेयर। ठीक है ना, तो इसको छोड़ दिया जाता है। और अभी भी यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप कहलाया जाता है हमारे पास, बताइए, बताइए बताइए। ओ, ओ भी कौन सा? नेगेटिव। डन। ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल ग्रुप। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। आज हमें एबीओ ब्लड ग्रुप में कोई और तो इशू नहीं है, किसी और को कुछ समझना नहीं। लेट्स ड्रॉ ए टेबल फर्स्ट, ताकि आपको फिर भी ये सब कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी हो। ठीक है ना, लेट्स ड्रॉ ए टेबल फर्स्ट, ताकि जो जिनका भी कोई इशू रह गया था इसके ऊपर वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो लेट्स ड्रॉ ए टेबल। दिस इज ए बी ओ ब्लड ग्रुप, दिस इज एक और ब्लड ग्रुप। ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन, एंटीबॉडी किसको डोनेट कर सकता है और किसको रिसीव कर सकता है। डन, ये सारी हमने बना ली है इसकी। क्या बना ली है हमने इसकी सारी की सारी? लेट मी यहाँ पर राइट इट। ठीक है, ये बना लिया हमने, सारे का सारा टेबल बना लिया, वो जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप वाला। अब हम सारा इसी को बनाएंगे। ठीक है जी, इसी को देखेंगे क्या होता है इसमें। लेट मी स्टार्ट, एक मिनट कलर देखने दो। यस, तो चलो जी हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी, ताकि आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा, अभी ना एक मिनट रुको। देखो, एंटीजन जो होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, ये मान के चलो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। मैंने आपको कल भी बताया था, लेट मी शो यू वंस अगेन आल्सो। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, प्लेटलेट्स है या कोई भी और सेल है, एपिथेलियम का सेल है, कोई भी एनी सेल है, जितने भी हमने सेल पढ़ के आए, ये एक बॉडी के अंदर है। ठीक है ना, उसका सेल है आरबीसी का, आपका सेल है ये दिस इज आरबीसी सपोज। अच्छा, इसके ऊपर कोई सेल, कोई एंटीना मॉलिक्यूल्स लगे होंगे जिसको आपको पता चलता है या ए ब्लड ग्रुप है या ए बी ब्लड ग्रुप है या ए बी दोनों है एंटीजन। ठीक है ना, तो ए बी है, अगर कोई नहीं है तो ओ है। ये आपको समझना होगा, ये है एंटीजन। एंटीजन का मेन काम होता है, और एंटीजन आपकी बॉडी, आपको बॉडी को कैसे पता चलता है कि ये फॉरेन सेल नहीं है या कोई बैक्टीरिया नहीं है। आपकी बॉडी के आगे जो सेल्स होते हैं, डिफेंस सेल्स होते हैं, लाइक टी लिम्फोसाइट्स, जी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट्स, सॉरी। तो ये इनको कैसे पता चलता है कि ये अपनी बॉडी का सेल है और इसको अटैक नहीं करना है। ठीक है, इसको अटैक नहीं करना है, ये कैसे पता चलता है? और ध्यान से सुनना भी ये बात, क्योंकि एंटीजन लगा होता है वहां पे। ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया आएगा, सोचो ये बैक्टीरिया आ गया यहाँ पे, ये बैक्टीरिया है, इसके स्यूडोपोडिया है, ये इसका कैप्सूल है, ये इसका कैप्सूल है देखो, और ये इसके थोड़े थोड़े फिब्री लगे हुए हैं। एक ये भी तो मॉलिक्यूल है, ये भी तो है।
क्या ये अच्छा बैक्टीरिया है या गंदा बैक्टीरिया है, ये कैसे क्लासिफाई होगा? क्योंकि जब आपके इसके पास टी लिम्फोसाइट्स आएंगे, ठीक है, या ये जैसे आरबीसी के पास जाएंगे, ठीक है ना, आरबीसी के ऊपर गया एंटीजन, अगर इनके ऊपर सेम एंटीजन नहीं लगा होगा, अगर ये वायरस भी है तो इसके ऊपर सेम एंटीजन नहीं लगा होगा जो कि एक बॉडी के ऊपर होना चाहिए, ये वाला, ए वाला ये है, बी वाला ये है, ये नहीं लगा हुआ, तो बॉडी जैसे ये टच करेगा आरबीसी को, या ये आरबीसी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, आरबीसी क्या करेगा, इसको मार्क कर देगा, भाई ये बंदा मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ये घुसपैठिया है, ठीक है जी। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, वो उसके पास अपनी चाबी लेके आएंगे, क्योंकि ये इनके पास क्या है, चाबियां हैं सारी की सारी, क्या बनाते हैं ये, एंटीबॉडी बनाते हैं, डन। और ये क्या है, एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्शंस आर द बॉडीज नॉर्मल मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर innate, what type of cells are our body's own cells, ठीक है जी, हमारी बॉडी के अपने सेल कौन से हैं, इनको इनको एक रूपरेखा देने के लिए, इनको एक मतलब पहचान देने के लिए हमारे पास एंटीजन होते हैं, उसके संदर्भ में उसकी उल्टी चाबी होती है, जो चाबी, जिस चाबी से वो खुलते हैं, उस चाबी का नाम है एंटीबॉडी, डन ये। और ये आगे इम्यून सिस्टम में भी यही चलेगा, इम्यून सिस्टम में एक काम और जुड़ जाएगा, हम आप करेंगे वहां पे जाके डिस्कस, चल नहीं रहा बेटा, आई थिंक चल रहा है, लिंक शेयरिंग करनी है तो वो बता दो, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ये लो जी, ग्रुप में कर दिया मैंने लिंक शेयर। दिख गया बेटा सबको? एवरीवन गॉट इट? कर दिया कर दिया। तो एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरैक्शंस ये होती हैं, चलिए एवरीवन गॉट इट, चलिए बढ़िया, और बच्चों को भी शेयर कर दो बेटा, आज बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है? बच्चे बहुत कम है आज, सारे ग्रुप में शेयर कर दो, किसी का अगर किसी को नहीं इशू है, ये पता नहीं है, उसको प्लीज बता दीजिए। चलिए बढ़िया बढ़िया, वी हैव डन दिस, लेट्स रिवाइज व्हाट इज अवर ब्लड ग्रुप्स, ये आप मैंने ब्लड ग्रुप दिए यहाँ पे, ब्लड ग्रुप इज बी ए बी एंड ओ, ठीक है। अब बताइए इसमें एंटीजन कौन सा है, अगले टेबल में हमने एंटीजन लिखना है, एंटीजन के ए का कौन सा एंटीजन होगा बताइए, लग गई समझ? इसका एंटीजन ए, इसका एंटीजन बी, इसका एंटीजन ए बी या कोई नहीं, ये बताइए इसका एंटीजन क्या है, एंटी एंटी ए बी का, बताइए कोई, बताइए। यस, ए बी दोनों, ठीक है, दोनों ही एंटीजन होंगे, किसके ऊपर लगे होंगे, आरबीसी के ऊपर और सारे सेल्स के ऊपर लगे होंगे, और ओ का देखो, ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा, तो ये नील लिख देंगे, नो एंटीजन, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं होगा, चले। अब बताइए ए की एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीजन ए की, बी एंटीबॉडी, एंटी बी, एंटी ए वो भी बोल सकते हो उसको, एंटी बी ए भी बोल सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है एंटी बी बॉडी, ठीक है जी, एंटी ए बॉडी। व्हाट अबाउट ए, ए बी में कौन सी एंटीबॉडी होगी बताइए जरा, नील, श्योर, यस बिल्कुल सही बात है जी पल्लवी जी, जगजीत कौर जी, नील, यानी कि कोई एंटीबॉडी नहीं, और इसी कारणवश ही इसको ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी कोई नहीं है, जब ये एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं कोई, तो जरा मर्जी खून चढ़ा दो इसको, समझ रहे हो, डन, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ओके। अब ओ वाला जो है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी बॉडीज,
जब ये दोनों बॉडीज पाई जाएंगी, ठीक है, इसके ब्लड ग्रुप में दोनों बॉडीज हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल, बताइए, डोनर के रेसिपिएंट, डोनर। वाई? क्योंकि ये डोनेट तो, क्योंकि इसमें ए एंटीबॉडी भी है तो इसको भी कर सकता है, बी एंटीबॉडी है इसको भी कर सकता है, और दोनों ए बी को तो कर ही सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है ना, क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन अपने सरफेस के ऊपर नहीं है, इसको रिसीव ब्लड कौन देगा, सिर्फ वो वाला ही इसको डोनेट कर सकता है, इसको ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट टेबल में हम बनाते हैं कि भाई जी इसको कौन डोनेट कर सकता है ब्लड, ए को कौन डोनेट कर सकता है ब्लड, यहां पे बताइए। लेट मी शो इन ए डिफरेंट कलर। ए वाले को ए तो कर ही सकता है ना, नहीं सॉरी सॉरी, हम पहले यहां पे लिखते हैं ए वाले को कौन सा ब्लड डोनेट कर सकता है, ये बताइए पहले। हु कैन डोनेट ब्लड टू ए? ए को ए तो कर ही सकता है, और कौन कर सकता है, बी कर सकता है इसको, नहीं, ए भी कर सकता है, बताइए कि नहीं, बताओ। ये ए वाला ब्लड डोनेट किस किस को कर सकता है, ए को कर सकता है, ए बी को कर सकता है, बी वाला बी को कर सकता है, और ए बी को कर सकता है। एवरीवन गॉट इट? ठीक है ना, बी वाला बी को तो कर ही सकता है, ए बी को भी कर सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कौन सी एंटीबॉडी पड़ी है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है तो बी वाला बी को, ए बी को भी कर सकता है। ए बी वाला किसको कर सकता है बताइए, मात्र ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है, और किसी को नहीं डोनेट कर सकता, क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है। चलिए ओ वाला किसको डोनेट कर सकता है, ए बी ओ, ए बी सबको डोनेट कर सकता है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। अब रिसीव किससे कर सकता है, ए वाला, लेट मी शो इन ए रेड। रिसीव किससे कर सकता है ये ब्लड ग्रुप, ए से कर सकता है रिसीव ब्लड, और वी कैन से कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर्स को, उसको रिसीव कर सकता है। ए वाला ए से तो कर ही सकता है, क्या ए बी से कर सकता है, बताइए, तो किससे करेगा, यस, ओ से। बी वाला बी से, और ओ से। ए बी वाला ए ए से कर सकता है, ए बी वाला रिसीव ब्लड, बताइए, यस, ए बी, ए बी एंड ओ, बहुत बढ़िया। और लास्ट वाला ओ वाला ओ से ही कर सकता है। तो अब ये समझ लग गया ए बी और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। चलिए ये टेबल याद कर लो, बस इसी टेबल को याद करने की जरूरत है। एक मैंने आपको और बता दिया था कि जब कोई पॉजिटिव ब्लड गिरा होगा, कोई भी होगा, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव होगा, वो ए बी पॉजिटिव को तो कर ही सकता है, लेकिन क्या वो ए बी नेगेटिव को कर सकता है, बताइए। एक बार करेगा उसके बाद क्लोटिंग शुरू हो जाएगी अगली बार से, ठीक है ना। तो ए बी नेगेटिव वाला, बताइए, क्या ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, यस, बिना किसी संकोच के कर सकता है, ठीक है ना। ए बी नेगेटिव वाले को भी कर सकता है। एवरीवन गॉट इट? रीसेस का यही मतलब था, ठीक है ना, रीसेस फैक्टर का, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि रीसेस फैक्टर पाए ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ए बी नेगेटिव वाला है, दैट इज एक्चुअली, जो इतना नेगेटिव वाले होते हैं वो यूनिवर्सल टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल डोनर, जैसे ओ नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर, ठीक है जी। चलिए आगे। चलिए मात्र ये क्वेश्चन भी समझ लग गया आपको। लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन नाउ। हम यहां तक कर लिए थे, कहां तक कर लिए थे हमने, लेट मी शो यू। सो वी हैव डन कार्डियोपल्मोनरी ना। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको लोड होने में, ओके।
Let's revise our cardiac cycle now. So we have done cardiac सारा कुछ. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आज काफी जगह पे इशू है नेट का, ठीक है ना, तब कर लिया था. ओके ओके, सो वी हैव लेट्स रिवाइज वंस मोर. हमने करा है कि भाई जी जो फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल. ठीक है जी, ये एक मोटा मोटा तरह से आपका कार्डियक साइकिल होता है. साइकिल के बाद मतलब हर एक रिपीटेड टाइम यही चलता रहता है. पहले क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद जब एट्रिया से सारा खून चले जाएगा वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल सिस्टोल. ठीक है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया डायस्टोल में है, यानी कि एट्रिया रेस्ट कर रहा है. ठीक है जी, उसके बाद जो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और सारा खून अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या होगा, देयर विल बी वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल जॉइंट डिस्टॉल. ठीक है ना, ये देखो इस तरह से पिचक गया और अब ये रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे धीरे, फिर से भरेगा, फिर से ऐसे हो जाएगा, फिर से भरेगा, फिर से ऐसे हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सबसे पहले क्या होगा, एट्रिया सिस्टोल, this will give rise to ventricular systole, this rise to फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल, सॉरी जॉइंट डायस्टोल. यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तब एट्रिया क्या है, एट्रियल डायस्टोल में. ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. अब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा था तो वेंट्रिकल क्या था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल. अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल भी हो गया तब दोनों ही डायस्टोल में चले जाएंगे, उसको बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल. एवरीवन गॉट दिस? डन. इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर जो होता है, याद कभी हमेशा याद रखना, वहां पे बोला जाता है ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, है ना, दो होते हैं ना, 120/80. अब मेरे को बताए कौन सा इसमें सिस्टोल होगा, कौन सा इसमें डायस्टोल होगा. ये भी क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस में. ये सिस्टोल और डायस्टोल ही होता है भाई, है ना, 120/80. गुड मॉर्निंग दीपिका. आज सारे बच्चे लेट लेट आ रहे हैं ना, व्हाट हैपेंड? एनीवेज, जल्दी करा करो बेटा ज्वाइन यूजुअली. ओके, बिल्कुल नहीं यार, जॉइंट वीना जी गलत बोल रहे हो आप. सिस्टोल होता है ऊपर वाला, हमेशा याद रखो, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब मोटर चलती है, जब मसल्स पंप करते हैं ब्लड, ओके ठीक है, पंप करते हैं ब्लड, तो हमेशा वो वाला ज्यादा होता है. ये होता है सिस्टोल बाय डायस्टोल. डायस्टोल मतलब रेस्टिंग. रेस्ट में भी तो प्रेशर होगा, ऐसा तो नहीं ना कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं या एट्रिया रिलैक्स कर रहा है आपके पास और प्रेशर जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो रेस्टिंग प्रेशर को आपने नाम दे दिया डायस्टोल. ठीक है जी, और दूसरे वाले प्रेशर को सिस्टोल प्रेशर. ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? चलिए जी, ये भी करवा दिया आपको. ऐसे नोट बता दिया क्या होता था कल. जी 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 जी, ऐसे नोट बता दिया था, यहां से स्टार्ट होता है, ये साथ में दोनों की तरफ चलती है, दोनों एट्रिया की तरफ जाती है. उसके बाद साथ में एक इसकी कनेक्शन दी जाती है आपको ईवी नोड से. गुड मॉर्निंग विक्टर जोबन. बहुत लेट लेट आ रहे हैं यार, क्या बात है, इतनी लेट? मतलब मैं तो खुद ही लेट होता हूँ, बट तुम मेरे से भी लेट, मेरे से तो जल्दी आओ. चलिए, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड जो होती है, एबी नोड, एबी नोड से फिर जाता है यहाँ पे सेप्टम में. सेप्टम में बंडल ऑफ हिस से होता हुआ, परकिंजे फाइबर्स बंडल ऑफ हिस से होता हुआ ये जाएगा आपका वेंट्रिकल के वॉल्स में. और वहां पे ये जैसे ये इंपल्स देगा, जैसे ये एक बारी सिग्नल देगा तो पूरे का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया था इन मसल्स की एक खासियत होती है, बताइए क्या होती है, इंटरकलेटेड
डिस्क, इंटरकलेटेड डिस्क जो होती है ये बहुत जरूरी है इन मसल्स के लिए, कार्डियक मसल्स के लिए, ठीक है। कार्डियक मसल्स के लिए इंटरकलेटेड डिस्क इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको कभी भी थकना नहीं है, दे कैन नॉट फटीग। अब बाकी के आपके सारे मसल्स जो होते हैं आप देखते हो जब आप 5-6 घंटे खड़े होते हो लगातार या आप भागते हो लगातार, ठीक है ना, बहुत से इसमें डिसऑर्डर हो सकते हैं। आज हम थोड़े से पढ़ेंगे भी ना उसके बारे में, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दे कम इन द डोमेन ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, देखो हो क्या सकता है, बड़ी आसान सी बात है। इन्होंने बोला कि वाल्व डिफेक्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कॉन्जेनिटल भी हो सकते हैं, डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है आप बचपन में ही बच्चे का, जिसको बोलते हैं ना दिल में छेद है, कई बच्चों को होता है कि दिल में छेद है। छेद का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल की कई पूरी अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाता, वेंट्रिकल में कोई जगह रह जाती है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से अगर जुड़ेगा नहीं तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखो कितना अच्छा नाम, आप डर जाते हो, डॉक्टर इतना बड़ा नाम लेते हैं आप डर जाते हो। ब्लू ब्लेडी सिंड्रोम, बिल्कुल सही बात हरसिमरन जी, इसको बोला था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कॉन्जेनिटल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कुछ नहीं बोल रहा। ये डॉक्टरों को ना बस अच्छे से सिंपल सी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात होती है। कॉन्जेनिटल मतलब बचपन से ही, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, डेवलपमेंटल नहीं है। कॉन्जेनिटल मतलब बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ, ठीक है जी। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल की, सेप्टा मतलब वहां का सेप्टा जो सेपरेट करता है। डिफेक्ट का क्या मतलब है, उसमें छेद है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है जी। डिफेक्ट मतलब क्या है, नॉर्मली वो बंद होना चाहिए था, वो अब ना होना। अब इसके मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, बच्चा नीला होना शुरू हो जाएगा। क्यों नीला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अब ये जो राइट साइड का खून है वो आपका अच्छे खून से, यानी कि क्या, कौन सा खून, जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है ना, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हार्ट का काम बढ़ेगा कि ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है, इसमें कोई बड़ी बात, क्योंकि ब्लू बेबी क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका जो हार्ट का जो छेद है वो नहीं है, उसकी सेपरेशन नहीं है, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं इस पेशेंट को मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, तब क्या होगा। मिट्रल वाल्व कहाँ होता है बताइए, कल ही कराया था। बहुत बढ़िया, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पेड वाल्व को बोला जाता है मिट्रल वाल्व, बहुत बढ़िया। तो ये मिट्रल वाल्व होगा जब ये प्रोलैप्स हो जाएगा, सोचो मैं एक फोटो दिखाता हूं, ये गेट था ना, ये गेट था, है ना। मैंने आपको बताया था ये गेट कब बंद होता है, बताओ, जब एट्रियल सिस्टोल होगा या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ये बताइए, ये गेट कब बंद होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान या एट्रियल सिस्टोल के दौरान, यहाँ पे ये वाला गेट, बहुत बढ़िया, समझ गया ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ही बंद होना चाहिए ये गेट, ठीक है ना। जब एट्रियल सिस्टोल होगा तब तो खुलेगा, ऊपर नीचे जाना चाहिए ब्लड। किसी कारणवश इस गेट में, अभी वो कारण आपको नहीं पता होने चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आप डॉक्टर ही बन जाओगे। किसी कारणवश वो गेट बंद न होने की बजाय, जब वो बंद होता है, नॉर्मली क्या होता था, ये ऐसा गेट है, ये ऐसे करके नीचे को चले जाता था तो खुला होता है, ऐसे करके बंद हो जाना चाहिए था। पर किसी कारणवश, किसी कारण, कई कारण हो सकते हैं उसके, कारण नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बोलोगे सर ये भी होता है। हाँ, तो किसी कारणवश वो गेट ऐसा बंद होने की बजाय ऐसे ऊपर को खुल जाता है, ऊपर को तरफ। व्हाट विल हैपन जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, व्हाट विल हैपन, खुद सोचो। जो नीचे वाला वेंट्रिकल ब्लड है वो, ये अगर राइट साइड का है तो वेंट्रिकुलर, तो वो खून यहाँ पे अयोटा में या पल्मोनरी वेन में जाने की बजाय, पल्मोनरी आर्टरी में जाने की बजाय कहां पहुंच रहा है, दोबारा ऊपर, ठीक है ना। ये तो कमरा ऑलरेडी भरा हुआ है, समझ रहे हो क्या होगा, ये कमरा ऑलरेडी भरा होता है। क्यों भरा होता है, क्योंकि इसमें वेन का सारा ब्लड आके ड्रेन हो रहा है, याद रखो, यहाँ पे वेन का ब्लड ड्रेनेट हो रहा है सारे का सारा, इस तरफ को कौन सा आ रहा है,
इस तरफ से आ रहा है आपका प्योर ब्लड, कहां से? पल्मोनरी वेन से। डन। व्हाट विल हैपन नाउ? अगर मिट्रल वाल्व है तो क्या होगा? देखो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे खून आ नहीं पाएगा, कमरे का एक कैपेसिटी होती है, कमरा एक भर गया ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा? पीछे बैकलॉग होना शुरू हो जाएगा। बैकलॉग होना शुरू हो जाएगा तो सारा खून कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? आपका फेफड़ों में। फेफड़ों में इकट्ठा हो जाएगा खून, तो एल्वियोलाई में इकट्ठा हो जाएगा। एल्वियोलाई में इकट्ठा हो जाएगा तो आप अपने खून में डूब जाओगे, बंदा मर जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स इज दिस। प्रोलैप्स का मतलब पीछे को खुल जाता है, एट्रिया में चले खुल जाता है, उसके कारण उसका क्या होता है? सारे का सारा ब्लैक फ्लो हो जाता है, बैक फ्लो हो जाता है। ठीक है जी। और अगर मैं बोलता हूँ ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स, टीवीपी, इसका क्या मतलब है? अब किसका खुलेगा? ये राइट साइड का। ठीक है ना, राइट साइड का वाल्व खुल जाएगा ऊपर की तरफ। अब बताओ इसका क्या होगा? इसका मतलब वेन से अब खून नहीं आएगा। वेन नीचे को खून लेके जाती, नीचे एंटी ग्रेविटी से ऊपर लेके जाती थी ना, तो सारा खून कहाँ इकट्ठा होना शुरू होगा? आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में खून जब इकट्ठा होता है तो एक खून का प्रेशर होता है, मैंने आपको बताया था, इम्प्योर ब्लड। यस। तो आपके जो पैर हैं या आपके जो हाथ है वहां पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी। यहीं पे स्पेस है, ठीक है, वहीं पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी। खून कभी नहीं इकट्ठा होगा बेटा, हमेशा प्लाज्मा इकट्ठा होगा। ठीक है, याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इकट्ठा होता है, खून तो ठीक रहता है। चलिए, तो ये सारे इसके डिफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। लेट्स मूव ऑन नाउ। तो लब डाउन साउंड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ये वाला डायग्राम भी आपको करवा दिया था, ये देखो, लग रही समझ ना? ये वाला कहाँ जाता है? ब्लू वाला दो तरफ जाता है, इसको क्या बोला जाता है बताइए? ये ब्लू वाली नाड़ी को, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया जी, शिवम सेठी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स से प्योर होके कहाँ जाएगा? ये कहाँ आएगा? ये देखो पीछे से आ रही है ये वाली, यहां से आ रही है, ये कनेक्शन जुड़ रहा है, तो ये वाली पल्मोनरी वेन होगी। जब जो लंग से अच्छा खून वापस लेके आ रही है, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। डन। सो वी हैव डन दिस आल्सो। नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है बताइए? 72 बीट्स पर मिनट, है ना? ठीक है, ये मैं फॉर्मूला कभी पूछा नहीं गया, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ क्या होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होती है? कार्डियक मतलब हार्ट की, आउटपुट मतलब कितना वो खून निकालता है उसको एक मिनट में। ठीक है ना, इन 1 मिनट, पर मिनट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट पर मिनट इज इक्वल टू जितना आपका हार्ट रेट है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? वेंट्रिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब वेंट्रिकुलर कौन सा? लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एक मिनट में, या लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों एक मिनट में कितना खून, मतलब सपोज अगर आपके पास ये निकालते हैं 500 मिलीलीटर खून एक मिनट में, एक स्ट्रोक में, स्ट्रोक मतलब ऐसे करके, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना 700 500 ml, मल्टीप्लाई बाय जितना आपका एक मिनट में हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट रेट बोलते हैं ना उसको, एक मिनट में। सपोज दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी क्या आ जाएगी? कार्डियक आउटपुट। डन। आउटपुट मतलब एक मिनट में आपकी बॉडी में पूरा खून कितनी बार हार्ट में आता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में 5 से 6 लीटर खून होता है, 6 लीटर खून होता है, तो ऑलमोस्ट पूरा 1 या 1.5 मिनट में आपकी बॉडी से घूम जाता है। इतना ज्यादा एफिशिएंट होता है आप। और जब आप भागते हो तो ये स्पीड और भी तेज होती है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। सपोज 100 पहुंच चुकी है, 100 बीट्स पर मिनट, तो आपका ये पूरा खून आधे मिनट में ही सारा खून घुमा देगा ऊपर से नीचे। इतनी ज्यादा एफिशिएंट आपका काम करता है कार्डियक सिस्टम। तो बेटा वो मैंने गलत ही बोला, इतना होता नहीं है, मैंने अप्रोक्सीमेट बोला है। ऐसे तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36 लीटर ही आएगा, तो इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। आप देख लो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, लेट मी चेक। मैंने तो एग्जांपल दी थी यार, आप लिटरली ले जाते हो। वाह, दैट्स गुड, यू नीड टू फैक्ट चेक इट।
लेट मी चेक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मली. That is 50 to 100 ml. Yes, that is 50 ml, not 500. Sorry, that is 50 to 100 ml. अब आप लगा लो, अब आपका 3.6 लीटर बनेगा. लग गया. तो 1 मिनट में या 2 मिनट में आप कम से कम, डिपेंडिंग, अगर आपका बीट 100 है तो आपका 1 मिनट में पूरा का पूरा जो है खून है वो घूम जाता है. नॉट अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज बिटवीन 50. बेटा हम जब भी मैथ वहां पे लिखते हैं ना, तो वी ऑलवेज, मेडिकल साइंस में जो लिखते हैं वैल्यूज इज ऑलवेज टू एक्सट्रीम्स. ये वाले होते हैं जो एज्ड पेशेंट्स होते हैं 50 60 70 ईयर्स वाले, उनका एमएल ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम. दूसरे वाले जो होते हैं एथलीट्स, उनका अप्रोक्सीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम इतना भी हो सकता है 100 ml, 120 ml. जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं वो अपना हार्ट रेट को नीचे करना गीज जाते हैं. ठीक है ना. लेकिन जो आपने 10 सेकंड में आपने जब वो भागना है 100 मीटर, तो यूसेन बोल्ट 100 बीट्स नहीं रखेगा, वो रखेगा 120 125 मिनट्स, कि उसको परफॉर्मेंस चाहिए. ठीक है जी. ओके. सर नॉर्मल बॉडी के लिए कितना ब्लड चाहिए? नॉर्मल में 5 से 6 लीटर होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली आपकी बॉडी में. बेटे बिना, फिजियोलॉजिकली एवरीथिंग इज, फीमेल्स में फिजियोलॉजिकली कम ही होता है. ठीक है ना, सब कुछ ही कम होता है. द हार्ट साइज इज आल्सो डिक्रीज्ड, बट दैट आल्सो डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स इस पे एक्ट करते हैं. नॉर्मल जो एक फीमेल्स है उनका जो हाइट है वो भी कम होती है, जो पिच होती है वो ज्यादा होती है, जो घुटनों में अगर आप देखो एक एंगल होता है, क्यू एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी ज्यादा होता है. तो हर एक चीज फिजियोलॉजिकली आर केटर टू द वुमन. ठीक है ना. चलिए. अच्छा, ये क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यू ऑल नो क्या होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी? कुछ नहीं होता. इलेक्ट्रो का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कार्डियो मतलब दिल का ग्राफ. ठीक है ना. ओके. अरे बेटा, जो ह्यूमन हार्ट होता है जब आप इसको उठा के देखते हो, तो वो जो हार्ट, क्योंकि मेल का जो नॉर्मल हाइट कितनी होती है? 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच. फीमेल की नॉर्मल हाइट कितनी होती है? वो तो जितनी मर्जी ले लो, 4 फुट 11 इंच, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच. ठीक है ना. तो हाइट के हिसाब से भी हार्ट का कंसंट्रेशन होती है, हार्ट की जो कंसंट्रेशन बोल दिया, हार्ट की जो वेट होता है वो भी मैटर करता है. ठीक है ना. क्योंकि अगर एक 6 फुट का जवान है उसका हार्ट नॉर्मली ज्यादा ही होगा. अगर वो भी बहुत बड़ा मोटा जवान है तो उसका हार्ट जो होगा वो उससे भी बड़ा होगा. ठीक है ना, क्योंकि उसको कंपनसेट करना होगा पूरी बॉडी के लिए. हाँ, तो बेटा सब में डिफरेंट होगा ना, ऐसा करके आप बोल थोड़ा सकते हो. अब ब्रेन साइज सबका नॉर्मल हम लेके चलते हैं 1.5 kg, 1500 ग्राम. जरूरी थोड़ा कि सबका 1500 ग्राम ही निकलेगा. समझ लो, वो आपके हाइट और वेट के बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से भी वेरी करता है. चलिए. जो ईसीजी होती है, ये डॉक्टर आपका सबसे पहले यही लगाता है. ठीक है. तो ये हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है. क्या होता है कि जब हम लब डब साउंड निकालते हैं तो एक यहाँ पे इस तरह से आती है, ये देखो. ठीक है. ये आपको दिखने को मिलती है, ये ऐसे कुछ देखने को मिलता है ग्राफ सा, है ना, देखने को मिलता है. तो ये देखो, ये कैसे आएगा, फिर ऊपर को बहुत कम होगा, फिर नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, फिर इधर को, और फिर टी वेव लास्ट. ठीक है. पी क्यू आर एस टी, ये वेव होती हैं. ठीक है. चले आगे. ओके. डन. अब देखो होता क्या है. बड़ा आसान सी बात है, मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईसीजी पढ़नी भी आ जाए. होता कुछ भी नहीं है. तो आप बोलोगे सर ये क्या करवा रहे हो आप, बट लेट्स, इट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम करा रहा हूँ आपको. तो ये नॉर्मल, अगर ये लाइन सीधी आ रही है तो बंदे का क्या हो रखा है ईसीजी में? अगर लाइन सीधी आ रही है तो क्या हो गया?
डेड। समझ गए, गुड, डेड। दूसरी तरफ एक ईसीजी है। यार एक तो यार मेरा माउस बड़ा खराब है। नहीं होते बेटा, मुस्कान, नहीं होते, जरूरत ही नहीं है। लेट मी ड्रॉ हेयर, एक मिनट। तो ये नॉर्मल चल रहा है देखो, इसके बाद आएगा ऐसे करके एक, ठीक है, एक वेव आएगी, फिर थोड़ा जाके नीचे को वेव आएगी एक, इस तरह से। बहुत ज्यादा हो गया, इतनी नहीं होती। अब यार क्या कराऊं इसमें। लेट मी शो यू। दिवाली पे मैं अब एक माउस ही अपने आप को गिफ्ट करूंगा। यार मेरा लैपटॉप में उतना अच्छा नहीं है, वैसे तो मैंने लेटेस्ट अभी खरीदा है, पर मैं माउस से ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मेरे को डर लगता है कि वो कहीं खराब ना हो जाए। दैट्स व्हाई डोंट डू दिस। ठीक है ना, PQR, लेट मी चेक इट। इसके ऊपर यहाँ पे, देन देयर इज अनदर वेव। चलो, तो ये एक आर्ट नॉर्मल, इसी को देखते हैं, ठीक है ना, एक ईसीजी में। दिस इज योर, लेट मी शो यू, दिस इज योर पी वेव। अब चुप कर जाओ। पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव। ठीक है, अब इसको और जगह तोड़ लेते हैं, इसको और अच्छे से तोड़ लेते हैं। सॉरी, ये पी वेव जब आती है तब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यू आर एस के दौरान आपका वेंट्रिकल सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और टी वेव के दौरान, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, टी वेव के दौरान क्या हो रहा है, रिकवरी, यानी कि जॉइंट डायास्टॉल। क्या हो रहा है, जॉइंट डायास्टॉल। लेट मी शो यू, जॉइंट, टी वेव के दौरान हो रहा है जॉइंट डायास्टॉल। और ये कार्डियक साइकिल बन गया। पढ़ने का फायदा लग गया आपको। ठीक है, अब एक बंदा आता है, उसकी पी वेव बड़ी ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि उसके कहां में प्रॉब्लम है, एट्रिया में प्रॉब्लम भाई। अरे उत्तराखंडन जी, क्या मतलब है, जब मैं आपको समझा रहा हूँ, सोचो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या एक्चुअली मेजर क्या करता है। सुनो सुनो सुनो, क्या मेजर क्या करता है ये मेजर करता है बेसिकली आपकी डीपोलराइजेशन पोटेंशियल्स, दैट इज बेसिकली योर एसए नोड। जब एसए नोड से चला, ठीक है, और दोनों एट्रिया के पास पहुंची, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करो। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ईसीजी पे एक ऐसे करके पी वेव आएगी, इसको वेव बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसे करके ऊपर को ने वेव आएगी, उसका नाम हमने बोल दिया पी वेव। अब ये जब नीचे जा ऐसे, उसके बाद ऐसे नोड के बाद ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड आता है, और वो नोड जाके नीचे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तब हमारे पास एक डिफरेंट तरह की वेव आएगी, उसका नाम होगा PQRS। QRS, ये सॉरी, ये वाली QR और S वेव होगी। ठीक है ना, ये क्या दर्शाती है, आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद क्या होता है, दोनों जॉइंट रिलैक्सेशन होती है। किसकी रिलैक्सेशन होती है, एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं और वेंट्रिकुलर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक और वेव आती है पीछे से, उसका नाम है, लास्ट वाली वेव का नाम है एस वेव, PQRS, टी वेव सॉरी। ठीक है ना, तो हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया है, हमने इसको डिवाइड किया है, पी वेव जो आएगी, फिर QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम उसको, और फिर टी वेव बोलते हैं।
पी वेव का मतलब है एट्रिया सिस्टोल में चल रहा है, क्यू आर एस वेव चल रही है तो क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और टी वेव में जब आती है तो दोनों जॉइंट डायस्टोल। समझ लग रहा है बेटा? एवरीवन गॉट दिस? चलिए चलिए, लग रहा समझ खुद। तो अगर मैं पी वेव को देख रहा हूं तो खुद देखो, अगर मैं एक देख रहा हूं, क्या कहते हैं, ये वाला एक बंदे का पी वेव बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम कर रहा है एट्रियल सिस्टोल में कोई प्रॉब्लम आई है। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में प्रॉब्लम है। और अगर टी वेव बड़ी आ रही है तो इसका मतलब डायस्टोल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे हो कौन सी प्रॉब्लम होती है? अगर ये भी बता दी तो आपको सारी की सारी कार्डियोलॉजी समझ लग जाएगी। समझ रहे? तो उतना हमने नहीं पढ़ना है, तो यही डॉक्टर आपकी ईसीजी देख के बताता है और कुछ नहीं बताता है। लग गई समझ बेटा? इज इट ओके? तो अगर मैं आपको अब ईसीजी दिखाऊं थोड़ी सी, तब आपको पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बंदे को। ये देखिए, लेट मी क्लियर दिस आउट। आपको अगर मैंने कराया होता ना तो सब सारे सारे के सारे बने होते हैं अभी तक डॉक्टर। यस, सब बन तो सीधा सीधा लाइन आएगी, बिल्कुल। चलिए, तो ये देखो नॉर्मल हार्ट बीट ऐसी होनी चाहिए। अब इससे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, शायद आपको पता चल जाए। दिख रहा है? ये देखो, नॉर्मल हार्ट बीट इस तरह से होनी चाहिए, पी क्यू आर एस टी वेव पूरी शार्प होनी चाहिए, क्यू आर एस वेव, ठीक है ना। जब आप ज्यादा भागते हो तो ये जो इतना स्पेसिंग है अब वो कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। अगर आप भाग रहे हो तो पी क्यू आर एस जल्दी आ जाएगा, पी क्यू आर एस जल्दी आ जाएगा, पी क्यू आर एस जल्दी आ, ठीक है ना। तो फास्ट हार्ट बीट, स्लो हार्ट बीट क्या होगा, ये दूर दूर हो जाएगा। समझ रहे हो? ये दूर दूर हो जाएगा। लग रहा है ना समझ? पहले जब फास्ट है तो पास पास में आ जाएगा, इसी को अगर मैं खींच दूंगा इस तरफ से भी और इस तरफ से भी तो स्लो हार्ट रेट हो जाएगा। वी विल से इसका हार्ट रेट स्लो चल रहा है। इरेगुलर हार्ट बीट माने माने की क्या है, पी क्यू आ रहा है नॉर्मल ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, तो कई बार क्या हो रहा है बीच में स्किप हो रही हार्ट बीट, जिसको बोलते हैं ना माई हार्ट स्किप्ड ए बीट, ठीक है ना। उसका मतलब फिगरेटिवली आप हुए तो जब आपने किसी अच्छी लड़की को देखा था, सोनी लड़की को देखा, तो आप वी विल से दिस एक्सप्रेशन, माई हार्ट स्किप्ड ए बीट, ठीक है ना। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका हार्ट लिटरली भूल गया है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, किसी कारणवश भी, और वो कारण नहीं बताऊंगा मैं, आपका हार्ट क्या कर देता है, नॉर्मली जो पी क्यू आर एस टी वेव होती है, या तो पी नहीं आएगी या टी नहीं आएगी या क्यू आर एस उतना ऊपर नहीं जाएगा, तो ये समय लगता है। ठीक है? ओके, आर यू गेटिंग दिस वन? लेट मी डिक्रीज इट आउट। या, ठीक है। तो पी वेव क्या बताती है, एट्रिया सिस्टोल, क्यू आर एस वी वेंट्रिकुलर डिस्टोल, और टी वेव क्या बताती है, मोस्टली वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये होता है आपका मोटा मोटा ईसीजी को पढ़ना, ठीक है। अरे भाई, हार्ट बीट क्यों फास्ट होगी, आप भागते हो ना, अगर आप भागते हो तो नॉर्मली क्या होती है, आपका खून चाहिए बॉडी को, हर जगह पे खून जल्दी चाहिए तभी आप भाग पाओगे, ठीक है। तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो नेट वो क्या करेगा, आपका ईसीजी अगर लगाया होगा यहाँ पे, तो ईसीजी चेक करेगा कि भाई बहुत ज्यादा तेज हार्ट बीट हो रही है, इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, कार्डिया मतलब हार्ट, टैकी मतलब तेज। दूसरा होता है ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट को ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। कार्डिया मतलब हार्ट, ब्रेडी मतलब स्लो, ठीक है, कोई बात नहीं। टैकी इज फास्ट, ब्रेडी इज स्लो। सोचो, जब आपके पास ईसीजी लगी हुई है आपको और आपका हार्ट रेट एकदम से फास्ट हो गया, ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया, और आप जाते हो, कभी आपने किसी रिश्तेदार को जाने जाते जाके देखा होगा, ठीक है, तो
आपने वहां पे मशीन एक वेंटिलेटर वाली भी देखी होगी, एक वहां पे एक मॉनिटर भी लगा होता है, एक उनकी उंगली में भी लगी होती है एक चीज स्विच सा जो चेक करता है ना, देखा होगा आपने। तो वो टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया या बीपी ईसीजी साथ साथ में सब कुछ शो कर रहा होता है और कुछ नहीं होता, बस मॉनिटर किया जाता है उसमें और कुछ नहीं होता। डन। चलिए, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, कई बार वो लिख देते हैं। हेमंत जी, अल आर्जिनिन का लिंक क्या होगा सर? यार बड़ा कुछ होता है लिंक तो। अब यहाँ पे मत पूछो, कभी फुर्सत में पूछना मेरे से। यहाँ पे हमने क्लास करनी है, ठीक है। इरेगुलर, उसको इरेगुलर बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलर जो होता है उसका मतलब होता है कि कभी पी वेव आती है, कभी नहीं आती है, कभी टी वेव आती है, कभी नहीं आती है, तो ये इरेगुलर हार्ट बीट है, जिसको आप एरिथमिया भी बोलते हो। कल बताया था ना रिदमिया क्या होता है और एरिथमिया क्या होता है। हो सकता है कि लेफ्ट वाला वेंट्रिकल और राइट वाला वेंट्रिकुलर साथ में कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, पर अगर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ये रिदमिया है, ये इरेगुलर हार्ट बीट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन करवा दी गई है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टम में मतलब आपकी पूरी बॉडी में जब खून जाता है हार्ट से तो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। आर यू एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद दिस सिस्टेमिक सर्कुलेशन? कल करके आए थे हम, ठीक है। इट्स इजी। चलिए, ये फॉर डायग्राम कराने की जरूरत तो नहीं ना, ये पढ़ लेना खुद से। पल्मोनरी सर्कुलेशन करवा दिया हुआ है वैसे कल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अगर आपको फिर भी नहीं समझ लगेगा फिर आप मेरे को कॉल करना, ठीक है। पल्मोनरी या सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये भी अच्छे से करवाया, ये बिल्कुल वैसे करवाया जैसे मैंने कल डायग्राम बनाया था। अगर किसी को समझ नहीं लगता, ही और शी कैन रिपीट टुमारोज लेक्चर। तो इसमें और कौन कौन सी होती हैं डिसऑर्डर्स सर्कुलेटरी सिस्टम के, मोटा मोटा सा पढ़ लेते हैं हम, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मल बीपी इतना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको करवा दिया गया, ब्लड प्रेशर क्या होता है वो भी बता दिया गया, ठीक है ना। तो किस में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, आर्टरी या वेन्स में? कल भी करवाया था। क्योंकि आर्टरी जो है, अयोटा जो है, या इंफीरियर वेने कावा, किस में ज्यादा होगा, अयोटा में या इंफीरियर वेवे कावा में? क्योंकि अयोटा में क्या हो रहा है आपका, बताइए कहाँ ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा? तो कोई बोल नहीं रहा यार, क्या बात है? अरे क्या बात कर रहे हो ज्योतिका जी, अरे ऐसा मत बोलो यार। एओर्टा में होगा हमेशा, आर्टरी में ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, कल बताया नहीं था। हम हमेशा वेन्स में डालते हैं, आप जो भी वो डालते हो, ग्लूकोज चढ़ाते हो, कहाँ चढ़ाते हो? आर्टरी में थोड़ा चढ़ाओगे, मार देना आपने बंदे को। बीच में चढ़ाते हो हमेशा, ठीक है। कि प्रेशर उसके लिए, वे आर्टरी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कभी वेन को पैल्पेट करके देखना, पैल्पेशन का मतलब होता है देखना ऐसे करके, वेन कभी भी नहीं दिखती आपको, ठीक है ना। लेकिन आर्टरी बड़ी जल्दी आपको यहाँ पे टक 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 करती आवाज सुनाई देगी, आर्टरी देखते हो यहाँ पे भाई। ओके, चलिए। तो दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि आर्टरी जो होएगी, वहां पे ब्लड आ रहा है, ब्लड एकदम से आ रहा है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल से आ रहा है एयोटा में, हमेशा प्रेशर वहां पे ज्यादा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा यहाँ इस लेवल पे पहुंच जाता है तो आपको हाइपरटेंशन बोली जाती है। यानी कि अगर आपने ब्लड प्रेशर अभी मेजर किया और उसका 140/90 से ज्यादा आया तो आपको हाइपरटेंशन बोली जाती है। दीक्षा जी, हार्ट का पेसमेकर, नॉर्मल पेसमेकर इज ऐसे नोट, पेसमेकर मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है रेगुलर टाइम पे, ठीक है ना। तो नॉर्मल होता है ऐसे नोट, लेकिन कई बार क्या होता है, अरिथमिया हो जाता है। अरिथमिया आपको बताया क्या होता है। तो ये जो ऐसे नोड है ये फायरिंग करना खराब कर देता है, फिर इसको निकाल दिया जाता है और इसकी जगह आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है, ठीक है ना। काम कुछ नहीं होता उसका, यही काम करना होता है, टक टक टक। एलईडी देखा, एलईडी है ना, एलईडी देखा होगा आपने। तो सोचो ये एलईडी की तरह ही है, ब्लिंक करता है ऐसे ऐसे करके बस।
एलईडी की बहुत लाइफ होती है, इसकी भी बहुत लाइफ होती है, 15-20 साल लाइफ होती है इसकी। उसने बस यही काम करना है, उसका एक साइकिल दे दिया जाता है कि हर 1 सेकंड में आपको इतनी बार धड़कना है, इतनी बार ब्लिंक करना, तो वही काम करता है आर्टिफिशियल पेसमेकर, मोटा-मोटा, ठीक है? और बहुत कुछ होता है इसके पीछे, इस तरह आसान नहीं होता ये चीज़ें। आपको बता देता हूँ ताकि आपको ईज़ी समझ लग जाए, बट अगर इतनी ईज़ी होती तो हर कोई बना होता डॉक्टर ना फिर, ठीक है ना? बट ये इसके पीछे बहुत सारी साइंस होती है बेटा, ये आपको मोटा-मोटा करके ईज़िली समझाया जा रहा है, ओके? चलिए 140/90 अगर आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर अबव आ रहा है इससे, तो वी विल कॉल यू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एकदम से प्रॉब्लम नहीं होएगी, एकदम से कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। गिव इट टू 5 टू 10 इयर्स, फिर आपके साल 10 साल घटने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ के, ठीक है? 5 हाइपरटेंशन क्या होगा, अगर मेरा 140/90 है, आपकी बॉडी कंपनसेट करेगी। आपकी बॉडी इतनी ब्रिलियंट है, खुद ही डॉक्टर है आपकी बॉडी, ठीक है? वो खुद कंपनसेट करती है। या तो अगर हाइपरटेंशन है तो आपको बाथरूम ज़्यादा आएगा, ताकि वो सारे का सारा पानी है जो वो बाहर चला जाए, ठीक है? और ब्लड में जो प्रेशर है वो कम हो जाए, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है? दूसरी बात, ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अगर आपका वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140 से 90 अबव रह रहा है, तो देखो, ये जो पाइपें हैं, जब भी ब्लड इनके ऊपर से जाएगा, पहले तो 120 पे जाता था तो इनकी अच्छी कैपेसिटी थी। जब 120 से ज़्यादा प्रेशर पे आएगा, अब ये ज़्यादा-ज़्यादा ऊपर-नीचे होएँगी। जब ये ज़्यादा-ज़्यादा ऊपर-नीचे होती है, इनमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। जब क्रैक डेवलप हो जाते हैं, तब वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। जब क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, तो वो धीरे-धीरे सारा कवर कर देगा आपका, बंद कर देगा नाड़ी, ठीक है ना? तो आप बड़े आराम से देखते हो यार, वो बंदा 80-90 किलो का था, उसको ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं था, उसको हार्ट अटैक आ गया। 40-50 साल के बंदे को। लग रहा है? एकदम से नहीं शुरू होता ये सब कुछ, ये बड़े चिर से हो रहा होता है, आप इसको ऑब्ज़र्व नहीं करते हो। जो मर्ज़ी दे दो, लेसिक्स क्या होता है बेटा? क्या होता है लेसिक्स? बताइए अब, डॉक्टरी बननी है आपको। अरे कोई भी दे देगा जिसमें आपका पानी बाहर निकल जाए, किडनी से पानी बाहर निकाल दो, तो वो आपका बीपी लो कर देगा, ठीक है ना? वो ही एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालने के लिए, हाँ, बिल्कुल सही बात है, वही जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटर ट्यूब्यूल होता है किडनी का, वहां से अगर आप पानी को बाहर निकाल दोगे तो सारा पानी बाहर निकल गया, प्रेशर कहाँ से बनेगा, ठीक है ना? सोचो, ब्लड प्रेशर इज बेसिकली फॉर्म ड्यू टू, किससे पानी बनता है आपका? ब्लड से। ब्लड प्रेशर का मतलब ही क्या है? ब्लड से बनेगा प्रेशर। ब्लड के हिस्से क्या होते हैं? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आप कम नहीं कर सकते हो, सेलुलर कंपोनेंट थोड़ा कम करोगे। किसको कम कर सकते हो? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है? वाटर की। कितनी कंसंट्रेशन होती है? 92%। 92% में अगर आप इसको हाफ निकाल दो, 40% कर दो, समझ रहे हो? तो पानी बाहर निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर अपने आप नीचे आ जाएगा। कौन सी बहुत बड़ी बात है, कौन सी बहुत बड़ी साइंस है ये। समझ गए हो? तो आप जो ये खाते हो सारी दवाइयाँ खाते हो, ये जो अब नाम भूल गया मैंने दवाइयों का। जो मैं दवाई तो पता है, लेकिन वो जो क्या होता है उसको, क्लास ऑफ मेडिसिन बोलते हैं हम उसको। लेट मी, एंटी रूमेटिक होता है, एंटी कुछ होता है वो, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है, वो पानी को बाहर निकाल देता है। अगर पानी बाहर निकल जाएगा, तो आपका जो ब्लड लेवल है अपने आप नीचे आ जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। ठीक है जी? तो इसको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं या हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। आगे चलते हैं हम। अरे जब नमक वाला कब दोगे आप? एक तो जब आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, वो, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तब आप दोगे, बीपी लो होगा तब भी आप दोगे। ओके, पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, गुड गुड गुड। अब देखो, अगर लो हो जाता है बीपी, अगर हाई हो जाता है नॉर्मल से ज्यादा, ये 220 तक पहुंच जाता है नॉर्मल एज से ज्यादा, तो स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि रेगुलर। अब नया कंसेप्ट आया, बताओ, एप्पल वॉच देखी कभी? एप्पल वॉच जो अभी नई आई है, 6 सीरीज आई है, पता नहीं 5 सीरीज आई है ना? वो डाल के रखनी पड़ती है आपको, ठीक है? कुछ नहीं करती वो आपके उसके साथ, और ये नया है एक तरीके से, और ये है आज का मेडिकल टेक्नोलॉजी का बेनिफिट। वो आपका यहाँ पे रखोगे, वो आपका SpO2 बताएगी, आपका बनाएगी, आपका ECG कर देगी, आपका सारा करेगी, डाटा रखेगी रखेगी।
और अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ा गूगल में ही काम करता था शायद, सॉरी एप्पल में ही, तो उसके पिताजी को उसने लाके दिया एप्पल का। और थोड़ा महँगा ज़रूर होता है, लेकिन एप्पल के साथ अगर वो देखोगे तो वो हर एक डाटा निकालता रहता है। अगर आप रात को सोते हो, तो रात को सोते टाइम बीपी क्या है, ईसीजी क्या है, क्या होता है। तो जब उसने इसका डाटा निकाल के अपने एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भई आपको अटैक आने वाला है। तो अटैक आने से पहले ही उन्होंने सर्जरी करके उनको काफ़ी बचा लिया। दवाइयों से ही ठीक हो गए। उनकी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिस इज़ व्हाट आवर मतलब एक्स्ट्रा जो हमारी होती है ना मेडिकल साइंस, वो इस लेवल पे पहुँच चुकी है। हम उसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट वी अब एप्पल सारे का सारा कहाँ लेके जा रही है? एप्पल को पता है कि ये नेक्स्ट थिंग है। जैसे नया-नया एप्पल आईपॉड आया था, तो क्या बात है भई! और उसने सुना, उसको पता था कि अगर मैं एप्पल आईपॉड ही रखूँगा अपना मेजर चीज़, तो उसको खत्म हो जाएगा, कल को उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो उसने आईफ़ोन का इजाद किया, स्टीव जॉब्स ने। अब आईफ़ोन भी इतना ज़्यादा हो चुका है, अब आईफ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो हार्ट वॉच, ठीक है ना? तो वॉच देंगे आपको, उसमें वो सारी कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि आपका हार्ट रेट, बीपी, आपका ब्लड प्रेशर तो हो गया, आपका शुगर लेवल, आपका ऑक्सीजन लेवल, सारा कुछ वो नोट करेगी। कितने घंटे आपने चला, कितने घंटे आपने रेस्ट किया, कितने घंटे आप सोते थे तो एपनिया की प्रॉब्लम तो नहीं थी। खर्राटे मारते हो वो भी देखेगी। खर्राटे मारते टाइम आपकी हार्ट की पोज़ीशन क्या थी वो भी देखेगी। इतना कुछ चल रहा है बेटा। तो दिस इज़ मेडिकल एडवांस्ड साइंस। तब तो बेटा स्ट्रोक होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एकदम से स्ट्रोक हो जाएगा, टाइम लगेगा उसको, ठीक है जी? दैट मे टेक 5 5 months, that may take 1 month depending upon। अरे बड़ा कुछ होता है बेटा, अब मैं सब कुछ बताऊँगा तो आप पढ़ोगे कब? खर्राटे लेना भी एक मेडिकल कंडीशन होती है। दैट मीन्स योर लंग, आपका जो ये जो है ना टंग, वो आपकी जाके आपकी विंड पाइप के ऊपर बैठ जाती है। इसका मतलब आप साँस कहाँ से ले रहे हो? नाक से नहीं ले रहे हो, खर्राटों से ले रहे हो। एपनिया बोलते हो, एपनिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्लीप। एक मिनट बेटा, इन सबका फ़ोन है। हाँ जी सर। ओहो! अच्छा, ओके।
बीपी, कुछ नाम याद ही कर लो, क्या नहीं खाना आपने, नमक नहीं खाना आपने, बीपी हाई है तो नमक बिल्कुल नहीं खाते हम, ठीक है। मीट, रेड मीट नहीं खाते, मीट तो खा लेते हैं, रेड मीट कहाँ पे होता है, कौन सा रेड मीट होता है बताइए? बुफेलो का रेड मीट होता है, और किसका रेड मीट होता है? ये शुगर नहीं खानी, साल्ट, शुगर, दारू, ठीक है, ये बंद सबकी जिनका प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है। गोट का मीट रेड होता है, यस। तो रेड मीट नहीं खाना होता, बाकी आप सब चीजें खा सकते हो, तली चीजें कम कर दो ऑफ कोर्स, यस। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारे एट्रीब्यूटेड फैक्टर होते हैं, ये चीजें खाया करो बस। कीवी फ्रूट, ये चीज है। तीखा भी नहीं, यस। बाद में जिंदगी नहीं रहती फिर, एक बार बीपी हाई हो गया तो। चलिए, तो ये जो होता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेट्स होते हैं, ये कुछ नहीं होता। ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि नाड़ियां जाम हो जाती हैं जब इतना फैटी चीज खाओगे आप, ठीक है। आपका स्पेशलिस्ट, आपका सबसे चीज अच्छी आपको बटर चिकन लगती है, वो भी एक्स्ट्रा बटर चिकन और बटर नान खाते हो, पूड़ियां खाते हो, अगर आप इतनी हैवी चीजें खाते हो तो बेटा आपकी नाड़ियां जाम होनी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अरे यार हेमंत, ऐसा मत बोलो, ऐसे मत किया करो। हाँ, स्टंट डाला जाता है, बलूनिंग की जाती है, स्टंट डाला जाता है, यही इसी को नाम होता है, ठीक है जी। तो नाड़ियों का ल्यूमन जो होता है, जो पहले नाड़ी पूरी खुली थी वो जाम हो गई आधी, तो उसकी कैपेसिटी भी तो आधी हो जाएगी, तो एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज भी बोला जाता है इसको, हार्ट अटैक होता है उसके बाद में, इसके बाद विल बी हार्ट अटैक। इसका नाम होता है चेस्ट पेन बोलते हैं इसको। किस साइड दर्द होता है आपको? ये साइड और ये साइड। आप जो बंदे को हार्ट अटैक आ रहा होगा, या ये हार्ट अटैक की फर्स्ट स्टेज होती है, इट इज नॉट एक्चुअली अ हार्ट अटैक राइट नाउ, बट इट इज फर्स्ट स्टेप टू हार्ट अटैक। जब आपके एकदम से बाजू में बहुत ज्यादा दर्द हो, लेफ्ट बाजू में एक बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, आप इस तरह से आगे को झुक जाओगे, ठीक है, यस। तो बाजू में दर्द होना, ठीक है, तो ये अक्यूट केस होता है ब्लॉकेज का। डॉक्टर के पास अगर आप इमीडिएटली नहीं जाते तो यही आके जाके फुल फ्लेज हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, श्रुति कौन सी स्लाइड बेटा, ये वाली? ले लो इसकी स्क्रीनशॉट। चलिए, हार्ट फेलियर, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है। 3 स्लाइड भी, कौन सी, ये वाली, ये वाली? ठीक है जी। तो इसको बोला जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब सारे जगह पे, एक दो जगह पे ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लॉकेज हो गई है। इट इज इनएबिलिटी द हार्ट टू पंप ब्लड इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। तो कंजेशन इन द लंग्स इज द मेन सिम्टम। तो सबसे धीरे धीरे क्या होगा, आपका हार्ट टोटल फेलियर, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। ये एंड स्टेज होता है हार्ट फेलियर जब होता है, ठीक है जी। बस इतना ही आपको करना है बेटा, इसके आगे आपको जरूरत नहीं है करने की। कार्डियक अरेस्ट भी डिफरेंट चीज होती है, हार्ट अटैक डिफरेंट चीज होती है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बिल्कुल बंद कर गया, जीरो हो गया, बीट जीरो होगी, हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। हार्ट अटैक जो होता है, दैट इज ए प्लम्बिंग प्रॉब्लम। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि आपका जो नाड़ियां हैं उसमें ब्लॉकेज आती है। जब ब्लॉकेज आएगी तो एकदम से आपका हार्ट बंद नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो, आपको दर्द आना स्टार्ट होएगा। सबसे पहला सिम्टम होगा एंजीना पेक्टोरिस, उसके बाद आएगा हार्ट अटैक, उसके बाद आएगा कार्डियक अरेस्ट। अगर आप नहीं ठीक हो पाते हो तो कार्डियक अरेस्ट आएगा, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत होते हैं, उसको एंडोकार्डाइटिस भी बोलते हैं बेटा, बहुत सारा रीजन होते हैं। बैक्टीरिया कैन आस्क, और इवन जब आपके कई बार डेंटल से कई बार क्या होता है ना, दाढ़ों में आप करवाने जाते हो कुछ, ठीक है ना, अगर वहां पे रेशा भरा होता है, किसी कारणवश वो नीचे चले जाता है हार्ट में, तो हार्ट में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसलिए जो आपके डेंटिस्ट होते हैं आपको वो एंटीबायोटिक खाने के लिए बोलते हैं,
चलिए बस बहुत है। अरे यार अब तो आप मेरे से फ्री की एडवाइस मांग रहे हो। ऐसा मत करो यार। अभी उत्तरा टंडन जी बहुत कुछ मैटर करता है। आपकी एससीजी होएगी, ईकेजी होएगी, उसके बाद समझ लगेगा हमें कि क्या हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपकी सीबीसी काउंट होगा, फिर वहां पे भी एक प्रोटीन फैक्टर होता है, वो चेक करना पड़ेगा। सब कुछ होता है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपको दर्द हो रहा है, ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? वंस आई गेट द रिपोर्ट्स देन आई कैन चेक, ओके यार ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हो सकती है। दिस इज आवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, हमने पढ़ा था आज। एक तो क्लोज टाइप जो अब बाद पढ़ के आए हैं, एक होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप साइंस बेटा इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है। इट ऑलवेज मेक यू क्वेश्चन थिंग्स। बायोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट। या आप अभी जो फिजिक्स पढ़ रहे होगे, क्यों सोफिया जी क्यों रोना आ रहा है आपको? तो बायोलॉजी जो होती है या फिजिक्स अभी मैटर करा है, और अभी मैं केमिस्ट्री करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो इट्स सारे सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। कोई चीज आपको ऐसा नहीं है कि भाई समझ ही नहीं लग रहा है ना, या इट इज आउट ऑफ योर लीक, आउट ऑफ योर थिंग। सोफिया जी बताया नहीं क्यों रोना आ रहा है आपको? हाँ जी। तो अरे बेटा जी, ममता जी, मसीह ये समझो, ये बात समझो। ओ सॉरी सॉरी, दैट्स सो रॉन्ग टू नो बेटा, सो मच सैड टू नो। ठीक है, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है। बायो से इजी है? अरे नहीं, केमिस्ट्री भी ठीक है, बायो भी ठीक है। ठीक है। इतना ज्यादा आपको ये चीजें सारे को आपको क्वेश्चन करना सिखाती हैं। अभी ममता जी ने पूछा कि यूपीएससी में फिजिक्स क्यों जरूरी है बेटा। अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर सीधा मैं पीसीपीएसएलवी के बारे में बताता, वुड यू अप्रिशिएट कि भाई क्या होता है पीएसएलवी, अगर आपको ऑर्बिट के बारे में ना पता होता, और अगर आपको ये ना पता व्हाट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, नहीं, यू वुड नॉट हैव अप्रिशिएटेड इट। इसी तरह से इस बार भी क्वेश्चन आया, और यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन उठा के देख लो, एम्ब्रियो ट्रांसफर पे क्वेश्चन आया। आपको यही नहीं पता एम्ब्रियो क्या होता है, आपको ट्रांसफर तो बहुत दूर की बात है। डीएनए रेप्लिकेशन आता है, रेप्लिकेशन पे क्वेश्चन आया। रेप्लिकेशन क्या होती है वो तो छोड़ के छोड़ो, डीएनए नहीं पता होगा आपको। समझ रहे हो? इसीलिए ये चीजें पढ़ना जरूरी है बेटा। दीज आर द बेस। ठीक है ना? तो इसी तरह जैसे अगर आपने अभी करवाया था माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर भी आया, इस पे क्वेश्चन आया था। आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे आप हेरिडिटरी लेते हो, माँ से या पिता से? बताइए। आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है, माँ से या पिता से? बताइए। माँ से, बिल्कुल बात है। तो इसको क्या बोलेंगे? मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है ना? माँ से आता तो मैटरनल। ठीक है। तो यही पे क्वेश्चन पूछा गया इस बार। तो ये चीजें होती हैं बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कंसेप्ट। मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो पढ़ी हुई है, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो कोई, मैं तो आप बोलोगे तो सर यहाँ से स्टार्ट किया तो सीधा वेजिटेटिव प्रोपागेशन से आई कैन स्टार्ट हिट, स्टार्ट हुई था वहां से वहीं। ये क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये तो क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया 2020 में सीडीएस में आया हुआ है। उसमें उन्होंने पूछा नहीं था सैलामेंडर का क्या, कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? अब बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पता आपको, और आप बात कर रहे हो कि आपको पता होगा कि आंसर क्या होगा उसका, है ना? दीज आर द थिंग्स दैट मैटर। हम्म। चलें आगे। तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप होते हैं हमारे पास, दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ओपन टाइप का बेसिकली क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड आपका पंप बाय द हार्ट जो होता है, वो सीधा का सीधा आपका बॉडी में चले जाता है, हार्ट से सीधा बॉडी में, और बॉडी से सीधा खाली जगह पे। ठीक है ना? जैसे ग्रास होपर होता है, इसको ट्यूबुलर हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ट्यूबुलर हार्ट का मतलब क्या होता है, ये सारा का सारा सोचो, अगर आपका खून सीधा का सीधा सारा का सारा कैविटी में चले जाए आपका, ये जो अंदर वाली कैविटी यहाँ पे, rather देन एक प्रॉपर हार्ट, और वहीं से इकट्ठा होके फिर से वापस आ जाए, तो ये बोला जाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है कि हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेसेस। यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? कैविटीज लाइक साइनसेस, ये किस में होता है? आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में, लाइक ग्रास हॉपर में ओपन सिस्टम होता है। ठीक है जी।
क्योंकि इनकी स्किन इतनी पतली होती है, ये यहाँ से रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इनको जरूरत नहीं है सांस लेने की, या इनको जरूरत नहीं है ये चीज करने की, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो ब्लड है ये सारा सारा स्किन के पास पहुंचा देते हैं, सीधा का सीधा, नो कैपिलरीज ना कुछ, वहां से रेस्पिरेशन करके सारा का सारा हार्ट, फिर ऑर्गन यहाँ हार्ट के पास पहुंच जाता है, फिर ये पंप करता रहता है, ठीक है ना। डन। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो सीधा का सीधा आपका हार्ट है वो सारा पंप कर देता है खाली जगह पे, आपकी बॉडी में हर जगह पे ब्लड को पंप कर देगा। और पंप करने के बाद क्या होगा कि वो स्किन के पास चला जाएगा ब्लड, और ब्लड स्किन से पोर्स लगे होते हैं, वहां से क्या होती है, रेस्पिरेशन हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर चले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाती है। डन। जब ये प्योर हो जाता है तो सारा का सारा ब्लड फिर से कहाँ आ जाता है, हार्ट में, और इस तरह से पंप चलता रहता है। दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आता है हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नाम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, हार्ट होगा, हार्ट से जाएगा ब्लड, ये पाइपों के अंदर रहेगा, समझ रहे हो, ये पाइपों के बाहर नहीं जाएगा, ये पाइप के अंदर ही रहेगा। पहले हार्ट से कैपिलरीज में, कैपिलरी से दोबारा यहाँ पे, चाहे गिल हो सकता है या स्किन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मछलियां होंगी तो यहाँ पे गिल्स होंगे, ठीक है। अर्थवॉर्म होगा तो यहाँ पे कैपिलरीज होंगी, ठीक है। और ये स्किन के थ्रू आप कर सकते हो, ये भी स्किन के थ्रू कर सकते हो एक्सचेंज, यस। तो ये सारे एनिलिड्स और कॉर्नेट्स, एनिलिड्स मतलब या कॉर्डेट्स मतलब अर्थमोम हो गया, केचुआ हो गया, यस बिल्कुल, ये सारा कुछ। तो ये सारे लोग इस तरह से, ये पाइपों के अंदर ब्लड रहता है, ये वाला क्लोज्ड वाला है वो पाइपों के अंदर रहेगा, ओपन वाला पाइपों के बाहर चले जाएगा ब्लड, ठीक है जी। डन 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 डन, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। और ये देखो, अब हार्ट की भी कितने प्रकार के वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें, तो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनमें भी कितने प्रकार के हार्ट होते हैं। फिशिस में दो चैम्बर का हार्ट होता है। एम्फीबियंस मतलब जैसे आपकी बात कर रहा हूं, एम्फीबियंस की कोई बताना बात, फ्रॉग हो गया, ठीक है, यस फ्रॉग। तो वो एम्फीबियन है जो दोनों लैंड पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ठीक है, वो एम्फीबियन होगा। उसके थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। अभी बात करते हैं क्या होता है। रेप्टाइल, जैसे कि आपका ये हो गया, क्या कहते हैं रेप्टाइल्स पे क्या क्या आता है आपके, ये जो लिजर्ड हो गया आपका, ठीक है ना, इसका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है लेकिन इनकम्प्लीट पार्टीशन होती है। स्नेक, यस। तो क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैम्बल में हमेशा चार चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि हमारे में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल्स में, सब में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो सेपरेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट, यस। तो इसमें देखो फिशेस में दो चैम्बर ही होते हैं, एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम, ठीक है ना। तो सारे का सारा ब्लड यहीं से जाता है। अब यहाँ से एट्रिया से पहले वेन में जाए, एट्रिया से पहले वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा, बॉडी से गिल्स में जाएगा। गिल्स पता क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं, किस पे, फिश में। तो वहां से फिर अलग से प्योर होके ब्लड दोबारा कहाँ आ जाएगा, एट्रिया, फिर ये चलता रहेगा इस तरह से सर्कल। तो इसको बोलते हैं दो चैम्बर्ड हार्ट, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल, मतलब दो एट्रिया सिर्फ एक वेंट्रिकल होता है। अब खुद सोचो, जब एक वेंट्रिकल होगा तो मिक्स हो जाएगा ब्लड सारे का सारा, ठीक है ना। तो उसको काम ज्यादा करना पड़ता है, सीधी सी बात है। रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो इसमें इनकम्प्लीट होता है, सेपरेशन तो होती है राइट और लेफ्ट में, बट पूरी तरह बंद नहीं होता, तो ये सेप्टल डिफेक्ट की तरह होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ब्लड मिक्सिंग होती रहती है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, या मतलब इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। सबसे एफिशिएंट हार्ट कौन सा है, फोर चैम्बर्ड हार्ट, दो एट्रिया, दो वेंट्री, क्योंकि इसमें आपको अच्छी रेस्पिरेशन करने का जो एक बहुत सुनहरा मौका मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। चले आगे, डन। तो दिस इज हाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है जी। सिंगल सर्कुलेशन कहाँ होती है, फिशेस में, यानी कि यहाँ पे हार्ट एक तरफ को ही पंप करता है, उसी तरफ से वापस आ जाता है, ठीक है जी। ये देखो, ये है इसका हार्ट, हार्ट ने पंप किया गिल्स की तरफ, गिल्स होते हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे गिल्स, ठीक है ना। गिल्स क्या होते हैं आपको पता है, मच्छियों में गिल्स होते हैं जहां से वो पानी को अंदर को खींचती हैं। यहाँ पे एक्सचेंज होता है, फिर ये सारा एक्सचेंज होकर दोबारा ब्लड कहाँ चले जाता है, हार्ट। तो ये चीज होती है।
इनकम्प्लीट डबल हार्ट आपका एम्फीबियंस में पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन आपका कुत्तों में, हमारे में, सब में, मोंकीज में, ये सब कुछ सारे वर्टिब्रेट्स में, मोस्टली मैमल्स में पाया जाता है। चलिए ये भी कर लिया हमने। डबल सर्कुलेशन मैंने करवा दिया आपको। डबल सर्कुलेशन वही होती है सिस्टेमिक और ये फिश में हार्ट है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपकी बॉडी का, फिश की बॉडी का, वो पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से गिल में जाता है, गिल में क्या होता है, ये लंग्स है उनके, ठीक है ना। फिशिस के लंग्स को क्या बोला जाता है, गिल्स। फिर वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, साफ होके आया ब्लड, वो कहाँ जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स में। फिर वहां से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट। हार्ट का काम फिश में एक ही काम है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना, ठीक है जी। तो इसी तरह से हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा, इसी तरह हमने अपने बारे में पढ़ा, बर्ड्स और मैमल्स के बारे में। डन। इसको वीनस हार्ट भी बोला जाता है, बिल्कुल सही सोफिया। चलिए, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। अब हमने शुरू करना मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू। इसको खत्म करके वी विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी भी खत्म कर देंगे और एक्सक्रीटरी भी खत्म कर देंगे। फिर वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट वीक में हम डाइजेशन और न्यूट्रिशन और सारे का सारा वो वाला खत्म करने की कोशिश करेंगे। डन। चलिए, ये वाली बात कर रहे हो बेटा, अब 8 के बाद ही होगा। मैंने आपको बताया था सीडीएस वालों का पेपर चल रहा है, 8 तारीख को सीडीएस वालों का पेपर है, उसके बाद आपका टेस्ट बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक में श्योर। तो अभी बता दे रहा हूं, हो सकता है कि ये वेडनेसडे को या वेडनेसडे को नहीं होगा तो फिर फ्राइडे, ठीक है जी। यस बेटा, आफ्टर 8 ऑफ दिस 8 तारीख के बाद आई एम ट्राइंग कि हम सबकी एक क्लास लें, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। तो आप सब ज्वाइन कर सकते हो, जिन्होंने इस साल नहीं देना अगले साल देना है, या जो 1 ईयर वाले हैं या जो 3 ईयर वाले हैं जो इंटरेस्टेड हैं देने के लिए टेस्ट, तो अभी से आप अपने कैसे डेवलप करा सकते हो सारे स्किल्स, वो ली जाएगी आपकी क्लास, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मस्कुलर टिश्यू, लेट्स स्टार्ट। मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या आता है। मसल्स जो होते हैं ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने आपको बताया था कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस या इररेगुलर या रेगुलर, बताइए। वो किए तो थे यार, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस बात कर रहे हो जो, रेगुलर, बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल पढ़ आए हैं, ये अब हम पढ़ेंगे नहीं कि कहाँ पाए जाएंगे, मात्र और मात्र हार्ट में पाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, ये देखो इंटरकलेटेड डिस्क जो होती हैं। ओके जी, आई विल ट्राई। जो जो क्वेश्चन सीधा साधा है उसकी मैं इंग्लिश नहीं करूंगा, उसकी मैं हिंदी नहीं करूंगा मतलब, लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, मेरे को लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो कार्डियक मसल हमने ऑलरेडी करके आ चुके हैं। स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल अब पढ़ते हैं हम। स्मूथ मसल जो होते हैं, स्केलेटल मसल जो होते हैं, इनको स्ट्राइएटेड भी बोला जाता है। स्ट्राइएटेड मतलब इनमें दाने दाने होंगे आपके पास, ये देखो आप ये दिख रहे हो ना, ये दाने दाने से दिख रहे हैं, दीज आर स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस। स्मूथ मसल में क्या होगा, कोई स्ट्राइएशंस नहीं होंगे, कोई दाग धब्बे नहीं होंगे, सिंपल होंगे, ठीक है ना। तो इसको स्मूथ भी बोला जाता है। स्केलेटल को स्ट्राइएटेड भी बोला जाता है। स्ट्राइएट के अलावा इसको वॉलंटरी भी बोला जाता है, मतलब ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपको मैं बोलूं अपनी बाजू बंद करो इस तरह से, तो आप कर लोगे, ये क्यों, आपके कंट्रोल में। कितना बंद करो, यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर एंगल पे आप कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसको बोला जाएगा वॉलंटरी मसल, जो आपके कंट्रोल में, वॉलंटरी मसल। दूसरी तरफ है विसरल मसल्स या नॉन स्मूथ मसल्स, या जिसको स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी का क्या मतलब होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है जी। जो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जो मसल्स आपकी, अगर आपको ठंड लग रही है तो आपकी बॉडी अपने आप यहाँ पे जो नाड़ियां होती हैं उनको सिकोड़ लेती है, याद है, वैसोडाइलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन।
तो जब ठंड लगती है तो ताकि आपकी बॉडी सारे का सारा गर्म खून आपकी छाती की तरफ लेके जाए, तो यहाँ से खून वापस बुला लिया जाता है। वापस कैसे बुलाया जाता है? जब वो नाड़ियाँ बंद होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे करके, ठीक है? जब वो नाड़ियाँ बंद होएँगी तो खून अपने आप सारा पीछे चला जाएगा। ठीक है जी? तो अब ये चीज़ क्या होती है, खुद से सोचो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर ठंड है तो होएगी, नहीं है तो नहीं होएगी, ठीक है ना? तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप खुद नहीं बोल सकते हो कि हार्ट जी इतना टाइम आप बंद हो जाओ, इतना टाइम आप चलते रहो, इतना टाइम और तेज हो जाओ। These are not under your control. तो these basically are your smooth muscles. ये कहाँ पाए जाएँगे? सीधी-सी बात है, आपकी आर्टरी में, आपके वेन में, ये सारा कुछ पाया जाएगा, आपकी गट में, आपके स्टमक में, ये सारे मसल्स पाए जाते हैं। लग गई समझ? ओके, डन। स्ट्राइएटेड मसल्स कहाँ पाए जाएँगे? जहाँ पे आपको काम करना है। आपके पट के मसल हो गए, आपकी टाँगों के मसल, आर्म्स के मसल, हाथ के मसल्स, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। डन? स्केलेटल मसल्स हैं। ये वॉलंटरी मसल्स हैं। इनका आप यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से इनको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी? आगे चलते हैं फिर। इतना आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि एक मसल फाइबर में कितना एपिमाइसम होता है, पेरीमाइसम, एंडोमाइसम, ये नहीं करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? बेसिकली दे अटैच टू द बोन्स, ठीक है ना? बोन से अटैच होते हैं और बाइसेप्स इसकी एग्ज़ाम्पल है। स्ट्राइएशन का क्या मतलब होता है? बीच-बीच में आपको ये काली-काली धारियाँ होती हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट होती है ना? ब्लैक, व्हाइट धारी, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक बट व्हाइट, इस तरह से धारियाँ होती हैं। इस तरह से ये धारियाँ बनाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। स्ट्राइप, यस स्ट्राइप। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये कहाँ पाए जाएंगे? आपके पास आर्टरीज में, वेन्स में, सारे के सारे ऑर्गन्स में ये मसल्स पाए जाएंगे। आपके एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाएंगे, यहाँ पे फूड पाइप में, स्टमक में, छोटी आंतड़ियों में, बड़ी आंतड़ियों में, हर जगह पे ये मसल्स पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये क्या काम करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है जी? और जैसे ये नाड़ियों को बड़ा करना, छोटा करना, ये सारा काम यही करते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल्स, सॉरी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल मैंने आपको बता दिया, कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है, तो हार्ट में जो मसल पाया जाएगा कार्डियक मसल्स, ठीक है जी? ये इनवॉलंटरी होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि कार्डियक मसल जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना? वो किसके कंट्रोल में? ब्रेन के कंट्रोल में, इनवॉलंटरी ब्रेन के कंट्रोल में है। और इंटरकैलेटेड डिस्क्स होते हैं, ठीक है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कराते एज ए यूनिट। नॉर्मली क्या होता है, देखो, अगर मैंने बाजू मोड़ना है तो सारे मसल्स बाजू के एक्टिव नहीं होते, बीच वाले थोड़े से हो जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब आप हार्ट की बात करो तो ये सारे का सारा हार्ट एकदम से और एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, समझ रहे हो? अगर ये एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो उसको हम अरिथमिया बोलते हैं, आज ही हम पढ़ के आए थे, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम आती एरिथमिया। ये प्रॉब्लम अरिथमिया की ना आए तो ये जो इंटरकलेटेड डिस्क्स होती हैं, इनके जो टिश्यू में, कार्डियक सेल्स में क्या होता है, कार्डियक टिश्यू में क्या होता है, कार्डियक मसल में क्या होता है, देयर इज इंटरकैलेटेड डिस्क। इन डिस्क्स का क्या काम है? ये सारे के सारे मसल को एक तरफा, एकदम एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कराती है, तो इसको इंटरकलेटेड डिस्क्स बोला जाता है। चले आगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू। मैं अभी जब मूवमेंट कराऊंगा तब मैं आपको ए टू जेड कराऊंगा, अभी इसके बारे में मत पढ़ो। न्यूरल टिश्यू क्या कराता है? बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराता है। न्यूरॉन्स क्या कराते हैं? ये क्या करना होता है, इनका क्या काम होता है, ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कराऊंगा, चैप्टर का नाम है, वो कराएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। ठीक है जी। और ये सिस्टम समय लग रहा है आपको? सेल्स भी पढ़ा है हम, टिश्यू भी पढ़ा है हम, ऑर्गन भी पढ़ा लिया हमने। मोस्टली हम करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ा है हम, कार्डियो पल्मोनरी जैसे, ठीक है ना? ऑर्गेनिज्म का पूरा पूरा आपका चैप्टर खत्म हो रहा है इस तरह से। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम। अब आपका सिर्फ 15-20 मिनट की क्लास लगेगी और, ठीक है? देन वी विल डू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आज हम करके खत्म करना चाहेंगे। ठीक है जी। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका सारे का सारा, या वो वाला चैप्टर है रेस्पिरेटरी वाला।
तो हमने कार्डियो कर लिया था, तो सर्कुलेटरी कर लिया था, तो मैंने कहा कि चलो साथ साथ में ही आपका रेस्पिरेटरी भी खत्म हो जाता है, क्योंकि एक साथ बिल्कुल मिलते हैं दोनों। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ के भी आए थे। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या इशू होता है या क्या डिफरेंस होता है। देखो, रेस्पिरेशन होता ऑक्सीडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। Breathing is the exchange of oxygen from atmosphere with carbon dioxide produced from the cells। हम देखो, बात सुनो, इसको ध्यान से सुनना। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन क्या होती है। एक इक्वेशन भी करके आए थे इसके बारे में हम। मैंने कहा था एक इक्वेशन आपको बायोलॉजी में लर्न करनी है, कौन सी? C6H12O6 plus O2 will lead to CO2 plus H2O plus heat plus 38 ATPs, है ना। ये हमने बोला था, इसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर कौन सी है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो एरोबिक। क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन, एनर्जी बन रही है, तो रेस्पिरेशन। ठीक है। अब बताओ मेरे को कोई बंदा, ये हो कहां रहा है, सारे का सारा रिएक्शन कहां हो रहा है? बिल्कुल सही बात अमित सिंह जी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पड़ा है, कौन से सेल्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया? सारे सेल्स में होता है। तो ये सारे टिश्यू में काम चल रहा है। मैं मोटा मोटा बात करूं तो सेल्स के गुच्छों में, ग्रुप ऑफ सेल्स में को आप टिश्यू बोलते हो, टिश्यू में हो रहा है सारा काम। चलिए, तो टिश्यू को अंदर हो रहा है रेस्पिरेशन। लेकिन ऑक्सीजन जब आएगी, ऑक्सीजन को बोला नहीं जाता। ऑक्सीजन कहां से आएगी ये वाले रेस्पिरेशन के लिए? ये आती है ब्रीदिंग से। किससे आती है? ब्रीदिंग से। जो ब्रीदिंग है ये फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? फिजिकल। आपको अंदर लेनी पड़ती है सांस, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है। जो रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है। याद रखना, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। केमिकल प्रोसेस मतलब जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हो, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर एंड एटीपीस में। ये समझ लग रहा है? ये केमिकल प्रोसेस है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल मतलब इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन होती है यहाँ पे, पढ़ा था ना हमने, समझ लग गया। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ये अंतर होता है। ब्रीदिंग में आप ऑक्सीजन लेते हो बाहर से और क्या एक्सचेंज करते हो उसके बदले? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? वही ऑक्सीजन का यूज करके जो आपने एक्सचेंज की थी ब्रीदिंग के द्वारा, वो उसका यूज करके आप क्या कर रहे हो? उसका यूज करके आप एनर्जी बना रहे हो, एटीपी बना रहे हो। समझ रहे हो? एटीपी क्या? एनर्जी करेंसी होता है। चल, ये भी क्वेश्चन आया था ना। या तो ब्रीदिंग इज एक्सचेंज, रेस्पिरेशन इज एनर्जी जनरेशन। ठीक है जी, लग गई समझ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार मेरे वाइवा में पूछा गया था मेरे, कई बार नहीं पता होता। तो रेस्पिरेशन ऑर्गन्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कोई भी तरह के हो सकते हैं। लेट मी शो इन डिफरेंट कलर। तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, वो आपकी स्किन से भी आप रेस्पिरेशन कर सकते हो। हम आज ही पढ़ के आए थे। आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, कंडोया जिसको पंजाबी में बोलते हैं, है ना। देखा कभी? कभी आपने ये भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके ऊपर नमक डाल दिया तो वो मर जाता है ना। देखा करके? हाँ, साइंटिस्ट तो है तुम सारे लोग, जुगाड़ी हो तुम लोग। तो वो जब आप करते हो ऐसे करके, तो उसमें होता क्या है कि जब नमक उसके स्किन के ऊपर पड़ता है तो ऑस्मो रेगुलेशन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो मर जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, ठीक है ना। तो कई जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, स्पंजिस हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, ये क्या करते हैं? ये अपनी स्किन इनकी इतनी पतली होती है कि स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन एक्सचेंज कर लेते हैं। लीचीज आल्सो, बिल्कुल बहुत सही बात है, ठीक है। तो इसको स्किन से भी बोला जाता है, स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल से, या इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस जहां पे वर्ड आ गया इसका मतलब स्किन।
स्किन से रेस्पिरेशन की जा सकती है। ये कंडोया देख रहा हो, इसकी स्किन बहुत पतली होती है, जैसे फ्रॉग हो गया, जैसे लीचीज की अभी बात की थी किसी बच्चे ने, ठीक है। तो ये अपनी एम्फीबियंस मोस्टली लीच होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, ये अपनी स्किन से ही ट्रांसफर कर लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या जोक, हाँ इसको जोक बोलते हैं। तो जोक भी अपने स्किन से ही करती है रेस्पिरेशन, सांस ही अपने स्किन से ही लेती है, ठीक है ना। यस, ये ब्लड पीते हैं, बट पीना, ब्लड पीना इज डिफरेंट थिंग, बट इनका जो मेन सांस लेने का काम, वो तो इसका खाना हो गया ना, वो तो इसका खाना हो गया, लेकिन इसका जो ब्लड लेते हैं वो इसका खाना हो गया, लेकिन जो रेस्पिरेशन है, सांस लेना, डिफरेंट थिंग है, वो स्किन से होती है। यस, बिल्कुल सही बात है, स्किन से, इवन इसकी भी स्किन से, अर्थवॉर्म की भी स्किन से होती है। चले आगे, जैसे ग्रास ऊपर आ गया, आज हम क्लोज्ड ये सिस्टम पढ़ के आए थे ना, क्लोज सिस्टम। तो ये सांस कैसे लगता है, ये ट्रेकियल ट्यूब्स होती है, इसमें छोटी छोटी ट्यूब लगी होती है, ये स्किन से नहीं लेता क्योंकि इसकी स्किन बहुत हार्ड होती है। तो तो ये बेसिकली सेंटीड हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, मैक्सिमम स्पाइडर्स हो गया, तो ये स्किन से नहीं कर पाते हैं, तो ये कहां से करते हैं, इनके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स बनी होती है, पोर्स बने होते हैं, पोर से ट्यूब कनेक्टेड होती है, तो वहां से एक्सचेंज कर लेते हैं ऑक्सीजन। उसी तरह अगर हम और बड़े एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे कि गिल्स हो गया, ये गिल्स किसके रेस्पिरेशन होते हैं, फिश के, टैडपोल के, ठीक है ना। तो फिशेस आपके पास एक गिल्स होते हैं, देखो ये गिल्स है, ये वाले, तो ये इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है जी। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, या मैमल्स की बात करें, या सारे वर्टिब्रेट्स की बात करें, हमारे में दो चीजें होती हैं, एक तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा प्लस स्पेशलाइज्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। ये दो चीजें होती हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आज करवा दिया आपको, ठीक है ना, कि हमारा खून ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ, हमारा खून बिल्कुल नाड़ियों में जाता है, और हमारा खून सेपरेट चैम्बर्स में जाता है। राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दोनों मिक्स नहीं होते हैं। ये है क्लोज सिस्टम, ठीक है। स्पेशलाइज्ड पल्मोनरी सिस्टम भी आपको बताया, याद है हमने डबल सर्कुलेशन की थी। डबल सर्कुलेशन में जो सबसे पहली सर्कुलेशन, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है, कि वो पल्मोनरी मतलब वो लंग्स की तरफ से होकर खून साफ करके दोबारा दूसरे चैम्बर, दूसरे कमरे में आती है, तो ये उसका नाम है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सेपरेट चीज होती है, बिल्कुल बिल्कुल। आज हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन को अच्छे से और डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा है नहीं है। तो जैसे ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और लंग्स के पेयर होते हैं, आपको पता है। ये ट्रैक का मतलब जहां से एयर आपकी नाक से आपकी फेफड़ों तक जाती है, उसको बोला जाता है एयर ट्रैक। लंग्स में जाके आगे आगे वो छोटे छोटे गुच्छों में आपको डिवाइड हो जाती है, यस। तो वो, उनको क्या बोला जाता है, लंग्स की पेयरिंग, ठीक है ना। तो उनको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है, आगे हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। चलिए, एक मिनट, ठीक है। तो ये जो एयर पैसेज है, या एयर ट्रैक्ट है, या एयर वेज है, ये इसको एयर वेज भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये क्या काम करते हैं, ये आपकी नाक से लेके आपकी लंग्स में एंटर करने से पहले, ट्रेकिया तक, यहाँ से डिवाइड होने से पहले, ब्रोंक्यूल्स के डिवाइड होने से पहले, यहाँ लंग्स के अंदर बढ़ने से पहले का जो हाईवे है आपका, नाक से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है एयर पैसेज या एयरवेज, ठीक है जी। लगी बात समझ, कर सकते हैं हम। एनिमल्स का नहीं यार, एनिमल्स का थोड़ा सा बताओ, ये क्या बात कर रहे हो आप, वो बात कर दी आपने मीना जी की भाई, कुत्ते का जो दिल है वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा। चार चैम्बर जरूर है, लेकिन साइंस नाम की भी कोई चीज होती है, साइंस नाम की भी वो माता होती है, ठीक है। ठीक है, साइंस होएगी तो पहले तो आपको ब्लड मैचिंग करना पड़ेगा, और ब्लड मैचिंग में कुत्ता कहाँ और हमारा ब्लड ग्रुप कहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर हमने डाल भी दिया तो वो फॉरेन है पार्टिकल, ठीक है, तो सारे का सारा ब्लड उसको रिजेक्ट कर देगा आपके बॉडी का ही, ठीक है ना। तो अरे नहीं यार, मूवी में तो आपको बताया कुछ भी हो सकता है, बकरे की आग लगा दो, कोई चक्कर नहीं, सब लगा सकते हो आप। मूवी है ना, विशफुल थिंकिंग है वो, कुछ भी लगा दो चलेगा। लेकिन जो असली काम होता है वो डॉक्टरों का होता है,
ऐसे नहीं है कि भाई किसी का भी आंख लगा के किसी का भी लगा दिया, हो गया काम। पहले बात तो पूरी की पूरी आंख कोई लग ही नहीं सकती, हमेशा कोर्निया ट्रांसप्लांट देखा होगा। वो यार इंडिया में एक तो कुछ भी है, तो इंडिया में तो एक मैंने तेलुगु मूवी देखी थी, उसमें वो बंदा हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे थे, तो गुड्डे पड़ जाते हैं बंदे के पीछे, तो वो बंदा ऐसे करके उसके मार देते, मतलब उसके पीछे, ठीक है ना, वो इस तरह से फेंक देता ठा करका, वो सीधा ही मतलब कुछ भी, मतलब 20 किलोमीटर दूर उसका हार्ट है, वो खुल खोल के बैठा डॉक्टर, ऐसे करके उसकी छाती है, वेट कर रहा है, कहाँ पे हो कहाँ पे हो, फोन कर रहा है, बाहर से शीशे तोड़ के हार्ट सीधा उसके ऐसे डिग गिर जाता है, और हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। ये लॉजिक है हमारा, मतलब हम तो छोले बेचने जाए फिर तो, है ना, ऐसा काम हो जाता। क्यों पढ़ाई करनी, 10 साल गाल दिए और ये काम करके दिखा दिया उन्होंने। चलिए, ये है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ क्लिप। कुछ भी, मतलब कुछ भी, अर्नब नहीं बोलता था, कुछ भी। चलिए, तो नेजल कैविटी जो होती है, जी 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 जी, रजनीकांत कैन डू एनीथिंग भाई। तो ये नेजल कैविटी होती है, बेसिकली ये क्या काम करती है, ये देखो, नाक से आप जब हवा लेते हो तो यहाँ पे आती है सबसे पहले, और जब जुकाम होता है तो आपकी आवाज नहीं भारी हो जाती, तो जुकाम भारी क्यों हो जाती है आवाज आपकी, यहाँ पे सारे का सारा क्या हो जाता है, बलगम जमा हो जाती है, तो बलगम जमा हो जाएगी तो आपको जब जुकाम होता है अच्छे से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आपको लग रही समझ। इसको बोला जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URTI। ठीक है, तो अगर आप अभी कभी जुकाम हो, अपने डॉक्टर से पूछो सही, सर जी ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, पूछा करो उससे, डॉक्टर को पता होना चाहिए भाई क्या ट्रीट कर रहा है। इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। लोअर रेस्पिरेटरी ठीक होता है यहाँ पे छाती जाम हो जानी, जिसको बोलते हैं ना छाती जाम होगी, उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, पूछा करो ना भाई, इसका इलाज डिफरेंट है, इसका इलाज डिफरेंट है, समझ रहे हो। कोरोना यहाँ पे होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो आपके कॉमन बैक्टीरियल जो सीजनल वेरिएशंस होती हैं, सीजनल वायरस होता है, सीजनल जुकाम होता है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे और यहाँ की डिफरेंट चीज होती है, समझ रहे हो। जो कोरोना है वो आपके यहाँ पे अटैक करता है, लंग्स को अटैक करता है, दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझ लग गया ना, लोअर मतलब नीचे वाला, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझ लग गया जहां पे रेस्पिरेशन हो रही है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे नाक में, ये पीछे मुंह की तरफ, ये वाला सारी। तो इनका इलाज डिफरेंट होता है। कई बार क्या होते हैं, जो डॉक्टर, अगर आप MBBS से लेने जाते हो या आप RMP लेने जाते हो, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, तो इनको नहीं पता होता इस चीजें, पूछ लेना, उन्होंने एक ही दवाई रखी होती है सबके लिए, बस बाढ़ में जाए सारी की सारी सारी मेडिकल साइंस, हमने तो यही दवाई देनी है, हमने तो यही देना है, यहीं से ठीक हो जाओगे, 3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाते हो आप, डॉक्टर का नाम ऐसे लग जाता है, भाई मैंने ठीक कराया तुम्हें, RMP से ठीक हो तुम, मेडिकल जो शॉप से ठीक हो तुम, तो ये चीजें चल रही है हमारे पास। चलो, मैंने बताया हुआ इसको आप कई बार। चलिए, तो ये काम क्या करता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपके सारे के सारे ह्यूमिडिफायर है, ये ह्यूमिडिफायर है एक तरह का। ह्यूमिडिफायर क्या होता है, बेसिकली जो आप ठंडी हवा अंदर लेते हो, जिस तरह से भी ठंडे हवा रहते हो, तो ये सीधी अगर आपकी छाती में चलेगी ना, लंग्स में, तो लंग्स में बहुत डैमेज कर जाएगी, ठीक है। ये ऐसा ना कर पाए, या बहुत ठंडी हवा एकदम से आपकी छाती में ना चल पाए, तो आप क्या करते हो, आपका यहाँ पे जो होता है, साइनस बोलते हैं हम उसको, ये वाला नाक के पीछे वाला एरिया, ये इस एयर को गर्म करता है, तो ये नॉर्मल नेचुरल हीटर होता है आपकी बॉडी का, ये गर्म एयर करता है। अगर आपकी बाहर डिग्री 0 डिग्री पे है, तो छाती में जब हवा जाएगी तो 0 डिग्री पे नहीं होएगी, वो कितने टेम्परेचर पे होगी, बॉडी टेम्परेचर पे 30 डिग्री, तो 30 से 38 डिग्री पे जितना भी टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, वो उसके हिसाब से उसको गर्म कर देता है, ह्यूमिडिफायर लिखा हुआ ना, डन। तो ये इस कंडक्टिंग पार्ट का, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये आपने देखा अगर नाक के बाल होते हैं, जब नाक के बाल होते हैं आपके, वो एज एक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, प्यूरिफायर,
प्यूरीफायर, प्यूरीफायर का मतलब वो आपके कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट तो करते हैं क्योंकि इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन से जो बाहर से एयर आएगी उसको अंदर लेके आना। डन। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया हुआ। आगे चलते हैं, हमें आगे का भी पता है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब यहाँ की इन्फेक्शन, ट्रेकिया की यहाँ की इन्फेक्शन। उसके बाद जब ये सिस्टम एयर पैसेज में चले जाता है, एयर पैसेज में सबसे पहले क्या होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब ये नेजल पैसेज जिसको बोला जाता है। उसके बाद नेजल पैसेज, ये नाक से अंदर की तरफ जहाँ बाल है, बाल से इसके पास यहाँ तक जाता है, यहाँ तक। ठीक है। नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, चैम्बर मतलब कमरा, कैविटीज, कैविटीज मतलब कमरा। ये आपकी चीक्स के पीछे जो कैविटी है, दैट इज नेजल चैम्बर और कैविटी। फिर नेजोफेरेनेक्स। फेरेनेक्स देखो क्या होता है, ये वाला मुंह आपने कभी खोला हो ना आ करके, पीछे कांसा नहीं निकल रहा होता जो ऐसे करके नीचे लगा होता है, देखा कभी आपने, है ना। तो वो वाला एरिया जो आ करके आप डॉक्टर कभी इस तरह से वो देखता है आपका अंदर वाला हिस्सा, ये वाला कि यहाँ पे सूजन आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना। तो वो वाला होता है, दैट एरिया इज नोन एज योर फेरेनेक्स। नाक के पीछे वाला एरिया, यहाँ पे स्पाइन से आगे वाला एरिया, नाक के पीछे और स्पाइन से आगे यहाँ पे, ये वाले एरिया को बोला जाता है फेरेनेक्स। ठीक है। ये वाले एरिया, जब आप मुंह खोलते हो तो मैंने आपका फोन लगाते हूँ। यस यस यस, बिल्कुल। तो ये होता है फेरेनेक्स। फेरेनेक्स क्या होता है, जब मुंह आप खोलते हो तो आप लाइट अगर आज भी देखना आप जाके शीशे में, तो वो आपको ग्लॉटिस, यस दीज आर द पार्ट ऑफ फेरेनेक्स। फेरेनेक्स से क्योंकि नेजल, नेजो का मतलब होता है नाक के पीछे, तो नेजो फेरेनेक्स मतलब नाक के पीछे जो फेरेनेक्स है। उसके बाद ग्लॉटिस आता है जिसको आप एपिग्लॉटिस भी बोलते हो। उसके बाद लैरिनेक्स आता है, लैरिनेक्स मतलब आपके वॉइस बॉक्स। ठीक है। वॉइस बॉक्स के नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया के नीचे प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर टर्शियरी ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट। कुछ नहीं बोला गया, ये देखो क्या होता है एपिग्लॉटिस जी। तो लेट मी ड्रॉ इट। ये तो कुछ और ही बन गया भाई। नाक ही नहीं बन रहा यार, बताओ। पार्डन भाई, ये बहुत बुढ़ा सा बंदा बन गया। समझ लो कि दिल की भावनाओं को समझो आप। ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी बुरी नहीं है, बट आप समझा करो। ठीक है। तो यहाँ से जो आ रहा है तो हम भी तो बंदर ही हैं यार, बंदर के वंशज, दैट डजंट मैटर। चलिए। तो यहाँ से जो पैसेज आ रहा है नाक से, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमरा, कमरे के बाद ये जो आपके मुंह के बिल्कुल पीछे वाली साइड है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेरेनेक्स। ठीक है। तो नेजो फेरेनेक्स का मतलब कुछ नहीं होता, जो नेजर, नेजम मतलब नोज के पीछे वाला फेरेनेक्स। उसके बाद आएगा आपका, यहाँ पे आएगा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, जब आप खाना खाते हो, ये एक तरह का ये फंक्शन होता है इसका। ठीक है ना। खाना खाते हो तो आपकी दो पाइपें जा रही हैं सीधी की सीधी, आगे वाली पाइप है और पीछे वाली पाइप है। ठीक है। लेट मी शो इन डिफरेंट कलर। यस, नोज को कवर नहीं करती भाई, कौन है ये, सूखे जी, नोज को कवर नहीं किया जाता। नोज को कवर करता होगा वो एक बारी रूम जब आपका भरा जाता है, वो एक बारी भरा जाता है और वो आपको पता है कब भरा जाता है। ठीक है ना। नोज को कवर नहीं करती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बात है। इन नेजल पैसेजेस को, नेजल पैसेजेस को भी नहीं, ये आगे वाली का नाम है, सोचो, ट्रेकिया। ये पीछे वाली का नाम है योर फूड पाइप, जिसको आप बोलते हो फूड पाइप। ठीक है। फूड पाइप होता क्या है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से वो कवर कर देता है। ठीक है। सांस, जब आप सांस ले रहे होते हो तो ये खाना खा रहे होते हो, सॉरी, जब खाना खा रहे होते हो तो आपका खाना, क्योंकि है तो ये एक ही है ना, दो पाइप है इसके नीचे, ऊपर से अगर आप देखोगे एक ही कैविटी है, एक ही मोरा है ऊपर से, उसके बाद दो पाइपें नीचे हैं, एक है फूड पाइप, एक है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज द विंड पाइप, फूड पाइप एंड विंड पाइप। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो नॉर्मली आपको क्या बोला जाता है, जब आप खाना खा रहे हो तो
बोला मत करो, ठीक है ना? तो जब आप खाना खा रहे हो, अगर आप बोलोगे तो बोलोगे कहाँ से? जब आपकी छाती, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फूड पाइप जो होती है, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। जब आप खाना खा रहे हो, तो यहाँ इसके साथ में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, इसका, जो इसको कवर कर देता है। किसको? ट्रेकिया को। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप को कवर कर लेता है थोड़े टाइम के लिए। ये नहीं कि इसको कवर करके रखता है, कवर करता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है जी? तो ताकि जब आप खाना खा रहे हो तो खाने में जाए सीधा, ठीक है? जब आप खाना भी खाओगे और बोलोगे भी, तो बोलना कहाँ से होता है? जब आपका ट्रेकिया के ऊपर ना, ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पे एक चीज लगी होती है जिसका नाम है वॉइस बॉक्स, और इसका नाम होता है लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। आपने कभी गिटार बजाया? ड्रम ड्रम करके, है ना? ऐसे करके बजाते हो तो टर्न वो अपने आप वाइब्रेट करता रहता है। तो सिमिलरली जब आप बाहर निकालते हो एयर, जब आप बोलते हो ना, तो आप बाहर निकालते हो एयर। कभी हमेशा सोचो, जब आप बोलते हो, जब आप अंदर सांस लेते हो तब नहीं बोलते हो, जब आप बाहर सांस निकालते हो तब बोला जाता है। तो अंदर से जब एयर बाहर की तरफ आती है, तभी आपका जो ये लैरिंक्स है, ये वाइब्रेट करता है, जैसे गिटार की वाइब्रेशन होती है, और आप बोल पाते हो। समझ रहे हो? तो सोचो, अगर आप खाना भी खा रहे हो और बोल भी रहे हो, तो क्या होगा? हो सकता है कि ये खाना जो आपने खा रहा है, ये बुर्की आपका फूड पाइप की बजाय आपकी कहाँ चले जाए? विंड पाइप में। अब विंड पाइप में वो जाने के लिए नहीं ना बनी। तब क्या होता है, जब आप बोलते-बोलते खाना खाई जा रहे हो, तो एक बाइट जो होएगी वो फूड पाइप में चले जाएगी। अब ज सॉरी विंड पाइप में चले जाएगी, और विंड पाइप बनी किसके लिए? साँस लेने के लिए। तो जब आप बोलोगे तो एपिग्लोटिस कभी क्लोज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? जब आप बंद करोगे बोलना और खा रहे हो, तब वो बंद होगा, ठीक है? जब आप बोल भी रहे हो और खा भी रहे हो, वो बंद नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से, और खाना आपका विंड पाइप में चले जाता है, और फिर आपको खाँसी आनी शुरू होती है, याद है? तब कभी आप पीछे से मुक्का मारते हो किसी को, वैसे तो कई बार तो कभी आपकी भाई बंधु को आ गया होगा, तो आप तो यस, पीछे से धक्का भी मारते हो। कई बार ये इंटेंशनल होता है कि चलो इसको मारने का मौका मिल गया, ठीक है? पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ़ हमारा ऐसा भी है, वहम है कि ऐसे धक्का-धक्का मारोगे तो कुछ हो जाएगा। बॉडी का नॉर्मल रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने आप ही क्लियर कर देता है। ठीक है जी? चलिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये समझ लग रहा है? नेज़ोफेरेनेक्स, फिर ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद आएगा लैरिंक्स, उसके बाद आएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया इज़ द विंड पाइप के बाद आएगा प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस का क्या मतलब होता है? जब फेफड़ों में जाती है यही चीज़, ये देखो, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे है आपके फेफड़े, ठीक है? यहाँ पे आई पाइप, यहाँ पे डिवाइड होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी, ठीक है? ओके, तो ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ये डिवाइड होती है, जब लंग्स के अंदर चले जाती है, तो लंग्स के अंदर जो होता है, जैसे ये एंटर की है, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाती है छोटी-छोटी हिस्सों में। तो उनका नाम दिया गया बस, ठीक है? ये है प्राइमरी ब्रोंकस, ये छोटे-छोटे सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी मतलब बाद में आएँगे, ठीक है? अब वो उससे छोटा डिवाइड होगा तो टर्शियरी ब्रोंकस, उसके बाद छोटा और डिवाइड होगा तो ये लिखा हुआ टर्शियरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, जैसे विन्यूल्स पढ़ा था हमने, आर्टरियोल्स पढ़ा था। जब लंग्स में जाएगा और छोटी पाइप हो जाएगी, उसका नाम है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में भी टर्मिनल, टर्मिनल मतलब खत्म होने वाला, एंड वाला, टर्मिनल खत्म आ जाता है आपका, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। सबसे एंड में आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ये सबसे एंड में आता है, और एल्वियोलर डक्ट लास्ट में आता है, जहां पे एक्चुअली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। डन? लग गई समझ? सारे का सारा पैसे समय लग गया? लेट मी रिपीट वंस मोर। तो यहां से आया, सबसे पहले आएगा नेजल, नोज, नोज से नोज पैसेज की तरफ। नोज पैसेज मतलब ये दो हिस्से होते हैं, नोज पैसेज। ये कहाँ जाता है? नोज चैम्बर में, ठीक है? नोज चैम्बर मतलब जो यहाँ पे आपके चीक्स के पीछे एक कमरा बना हुआ है, जो ह्यूमिडिफायर कम कम करने का काम करता है। नोज चैम्बर के बाद कहाँ जाएगा? नोज चैम्बर के बाद नेजोफेरेनेक्स, याद है? नेजो मतलब नोज, फेरेनेक्स मतलब जो उसके नोज के पीछे है, फेरेनेक्स, नेजो फेरेनेक्स। उसके बाद क्या कहाँ जाएगा? नेजो फेरेनेक्स के बाद क्या आता है? ग्लॉटिस,
ग्लोटिस या एपिग्लोटिस जिसका नाम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ग्लोटिस किसको कवर करता है, बताइए बताइए बताइए। यस यस, उसके बाद लैरिनेक्स आएगा, सॉरी। और लैरिनेक्स के बाद, लैरिनेक्स किसके ऊपर लगा होता है, वेरी गुड, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके किस में डिवाइड होता है, दो बड़े हिस्सों में, उनका नाम क्या है, प्राइमरी, हमेशा प्राइमरी बिल्कुल आगे आएगा, प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई। उसके बाद ये दो हिस्सों में या चार हिस्सों में या 10 हिस्सों में डिवाइड होता है आगे जाके छोटा हिस्सा, तो सेकेंडरी ब्रोंकस। वो आगे जाके डिवाइड होते हैं तो टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है। अभी ब्रोंकस 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 खत्म हो गया। अब आएगा ब्रोंकियोल्स, जैसे याद रखो आर्टरी में बात हमने पढ़ा था ना, आर्टरी आर्टीरियोल्स, उसी तरह ब्रोंकाई का छोटा हिस्सा होता है ब्रोंकियोल, छोटा बच्चा है इसका। तो ब्रोंकियोल भी कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर टर्शियरी ब्रोंकियोल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। और लास्ट में आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। जब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आएगा, उसके बाद आएगा हमारा, इसके ऊपर लगा होता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलाई किसके ऊपर लगे होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के ऊपर। ये समझ लग रहा है। तो वी हैव डन ऑल दीज थिंग। अब इसकी कवरिंग का क्या नाम होता है, लंग्स की कवरिंग का नाम होता है प्लूरा, ठीक है। प्लूरा, प्लूरा मैंने आपको बताया था, याद है कल भी, जहां पे प्लूरा वर्ड आ गया वो किसकी कवरिंग है, वो कवरिंग है, जैसे हमने पेरिकार्डियम पढ़ी थी हार्ट की, वैसे ही लंग्स की कवरिंग का नाम होता है प्लूरा, ठीक है। तो इसमें एक फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। ये क्या काम करता है, ये आपको प्रोटेक्शन का काम करवाया गया था लास्ट टाइम, ठीक है, जब मैंने आपको हार्ट कराया था। ये देखो, ग्लॉटिस क्लॉज बाय एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो लैरिनेक्स साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रैकिया का नाम भी हो गया। अब ये देखो, कभी आप यहाँ पे हाथ लगाना तो आपको एक चुंज सी दिखेगी, ये देखो ये चुंज सी दिख रही है, गर्दन पे हाथ लगाओ, यहाँ पे ये चुंज सी दिख रही है, ये वाली है चुंज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज, इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे क्या पड़ा होता है, थायराइड ग्लैंड आपका, देखेंगे आपको बताऊंगा यहाँ पे। चुंज, इसको एडम्स एप्पल भी बोला जाता है, देखा है एडम्स एप्पल, देखना कभी, देखिएगा चुंज सी होती है बिल्कुल, ठीक है ना। तो दैट इज योर थायराइड। और बुक लंग्स कहाँ लिखा हुआ भाई, कहाँ लिखा हुआ है बुक लंग्स। अब ये देखो, ये जो कार्टिलेज है सारे कार्टिलेज से बना होता है। और जो आपकी फूड पाइप है, देखो याद रखो हमेशा, फूड पाइप जो होती है वो बड़ी, उसके ऊपर कोई कार्टिलेज नहीं लगा होता, लेकिन विंड पाइप के ऊपर कार्टिलेज लगा होता है। ये क्यों, किसी को पता है। विंड पाइप जो आपकी है वो आपकी इस तरह से ना, जो कार्टिलेज लगा होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, कार्टिलेज का क्या काम होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसको मजबूती प्रोवाइड करना, ठीक है। क्योंकि देखो, जो आपका ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया अगर हवा के दबाव से बंद हो गया, या आपका अगर छाती को जोर से अगर आपने बंद किया, बंद हो गया, तो आप तो सांस नहीं ले पाओगे। इसीलिए आपकी गॉड ने, हमारे गॉड ने ये कुछ इस तरह से सिस्टम बना के रखा है कि इसके अंदर उसने जालियां दी हुई है इस तरह से, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको री करने के लिए, ठीक है, ताकि ये बंद ना हो पाए ट्रेकिया। चलें जी आगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा हो चुका है, ये भी कर लिया, ये देखो, ठीक है। ये छोटे छोटे आपको ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर एल्वियोलाई, ठीक है ना। ये सारे आपके पूरे के पूरे यहाँ पे बने हुए हैं। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, किसको, दीपिका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, दैट इज एल्वियोलाई। यहाँ पे काम हो रहा था, रेस्पिरेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो लंग्स को अगर मैं बोलना पढ़ूं तो किसको बोलूंगा, ब्रोंकास, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ठीक है। डन, चलो जी ये भी हो गया। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग। अब मेरा काम खत्म है, बस ये भी खत्म ही आज, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए वैसे बस इतना ही काफी है, ठीक है। तो आपका ये आज खत्म हो जाएगा, रेस्पिरेशन मोस्टली खत्म हो चुका है। रेस्पिरेशन में देखो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग, ठीक है, और गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग एंड एल्वियोलाई ऑफ द ब्लड। उसके बाद फिर गैस ट्रांसपोर्ट होता है, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन ट्रांसपोर्ट होता है क्या, देखो जब आप ऑक्सीजन लेते हो अंदर,
ठीक है। अब ये एल्वियोलाई में हो क्या रहा है, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज हो रही है, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है बताइए, कौन सा फिजिकल प्रोसेस इज गोइंग अराउंड? ब्रीदिंग नहीं, किससे एक्सचेंज ऑफ गैस कहां से कैसे हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या आपका, हाँ, डी तो मैंने ऑप्शन ही नहीं बोला तीन ही तो ऑप्शन दिया आपको, डिफ्यूजन, यस। तो सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और दूसरा बाहर जा रहा है, ठीक है, डन। चलिए चलिए, तो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, जब अब लंग से गैस का ट्राम होगा तो वो आगे की तरफ जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन आपका टिश्यूज में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर आएगा और बाहर निकल जाएगा, डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस। तो ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का सारा खेला होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस एक्सक्रीटरी सिस्टम आल्सो, एंड वी विल फिनिश इसका जो थोड़ा सा पार्ट रह गया, लाइक दिस, गैस ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो गैस ट्रांसपोर्ट अभी हमारा रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। आज नहीं है मेरे ख्याल से बेटा, सर ने बोला कल होगी शायद, ठीक है, कल होगी आपकी हिस्ट्री की क्लास। आज सर को कोई इशू आ गया था तो वो आज नहीं ले पाएंगे, कल आएगी क्लास। आप पढ़ लो, 10:30 हो चुके हैं, ज्यादा टाइम हो चुका है, यू नीड टू स्टार्ट योर स्टडीज, ओके। थैंक यू, वी विल मीट ऑन मंडे। थैंक्स बेटा, बाय। ऑल द बेस्ट फॉर द सीडीएस, जिनका सीडीएस एग्जाम है बेटा, ठीक है, उनको ऑल द बेस्ट। मेरे से पेपर जरूर शेयर करना जब आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय।